सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। मेंस की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और हमने भी करंट अफेयर का जो कोर्स लॉन्च किया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, और अभी एक महीना आपका बचा है। अच्छे से आपको युद्ध स्तर पे तैयारी को शुरू कर देनी चाहिए। करंट अफेयर जो अभी मान लो स्टैटिक आप इतने दिन से पढ़ रहे थे, ठीक है, कई बच्चे थे कि भाई स्टैटिक पढ़ रहे थे और करंट अफेयर लास्ट के एक महीने में या फिर 15 दिन में हम देख लेंगे, तो उनके लिए है हमने जो कोर्स बनाया है। 5-6 महीने का कोर्स है। महीने का 4-5 घंटे के अंदर आपके महीने का पूरा जो है एक महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं उसमें। और अच्छे से कोर्स डिजाइन किया है ऐप के अंदर। और यूट्यूब पे क्लासेज आप क्वेश्चन देखना, पहले क्वालिटी देखना क्वेश्चंस की, कि जैसे आप सीधा सीधा आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई सिंधु जल समझौता क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे आरपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी कभी नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चन। और आरपीएससी रिफॉर्म कर रहा है, लग रहा है उनके जो है पिछले जो कार्य हैं, जैसे प्रीलिम्स का पेपर था, ईयूआरओ का पेपर था, तो कहीं ना कहीं वो करंट को थोड़ा एनालिटिक वे में पूछने का ट्राई कर रहा है। और हम एकमात्र हैं जिन्होंने मेंस का जो है बिगुल बजाया था कि भाई मेंस का करंट अफेयर का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। उसमें भाई क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट टॉपिक्स हैं उनमें किस तरीके से आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। जैसे मैंने पिछली 5-6 क्लासें ली हैं उनमें भी रखा है। और आगे आने वाली क्लासेज, जैसे आज ये क्लास है तो इसमें भी जैसे आपकी फूले मूवी न्यूज़ में रही, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बन सकता है, हिस्ट्री और एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़, आपके सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, वो आपके शिमला समझौता पाकिस्तान ने जो रद्द कर दिया, उसने भी बोला भाई सिंधु कर रहे हो तो मैं भी शिमला समझौता है वो रद्द कर देता हूँ। और बीम्स्टेक की 6th समिट हुई जहाँ पे पीएम आपके गए थे भारत के, ठीक है, तो इसलिए वो भी क्या है पूछ सकता है, बीम्स्टेक आपके आईआर में वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, ठीक है। तो वो 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो वो आपका एनालिटिक अब सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछे कि भाई बिम्स्टेक क्या है, ये अब आरपीएससी शायद इस चीज़ को छोड़ चुका है, ठीक है। अब वो एनालिटिक वे भाई बिम्स्टेक भारत किस तरीके से उसमें भूमिका निभा सकता है, कैसे वो सार्क का स्थान ले सकता है। जैसे यूपीएससी में 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि बिम्स्टेक सार्क का स्थान कैसे ले सकता है, मतलब ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पर्टिकुलर एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पूछ के 2 ऑर्गेनाइजेशन का पूछ ले। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, इतना ज्ञान देने का मतलब यही है कि तैयारी केवल न्यूज़ पढ़ने से ही नहीं होगा। किस तरीके से एनालिटिक वे में कोई भी टॉपिक है, जैसे शिमला समझौता है तो वहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, या फिर सिंधु जैसे भाई सीज फायर वगैरह जो भी है, क्योंकि उसमें शिमला समझौते में यही तो चीज़ें थी ना, कि एक दूसरे के बॉर्डर का क्या करेंगे हम, जैसे पंचशील समझौते में था कि हम रक्षा करेंगे, या फिर एक दूसरे में जो भी है युद्ध स्तर तक कोई चीज़ नहीं जाए, तो उसके लिए अपन क्या है डिप्लोमेटिक चैनल से उनको ओपन रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पाकिस्तान पता ही है आपको, बहुत सारे भारत की सेना और सरकार ने बहुत अच्छा से काम किया, लेकिन बहुत लोगों की आग थी कि भाई युद्ध हो। जो बॉर्डर पे बैठे लोग हैं वो भी चाह रहे थे, फौजी भी चाह रहे थे कि हम क्या करें, युद्ध करें। रुके नहीं ये चीज़, अब अगर शुरू ही कर दिया है, बिगुल बजा ही दिया है, तो उसको शुरू कर दिया जाए। और काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे थे कि भाई इस चक्कर में हमारी एग्ज़ाम क्या हो जाएगी, पोस्टपोन्ड हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा शिथिलता आ गई उनके एग्ज़ाम में। तो ऐसा मत सोचें आप। अभी जो है जो नेशनल न्यूज़ है एटलीस्ट मीडिया से, तो बहुत व्यूज़ के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आपको भी बताया, ठीक है। हर लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई सिंधु या फिर XYZ कोई भी, मतलब जिसको कुछ मालूम नहीं है टाइप से, ठीक है। हम तो मान लो एजुकेशनल वीडियो ला रहे कि भाई समझाने के लिए, जैसे बलराम सर पिछली क्लास में लाए कि भाई S-400 या फिर जितने भी मिसाइल सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, तो उसके बारे में बताया। तो वो एक ज्ञान देना अच्छी चीज़ है कि भाई आपकी मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ह्यूमर भी फैला रहे हैं कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहना, भी आइसोलेटेड हो जाओ एक महीने के लिए, ठीक है। स्टैटिक आपने पढ़ लिया, उसको रिवाइज करते रहो, भाई एक एक सब्जेक्ट उठाओ, अच्छे से रिवाइज करते रहो। और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है इस टाइम पे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर मान लो आपसे सीधा सीधा नहीं पूछता है, मैं हमेशा कह रहा हूँ ये, फिर भी आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ यूज करनी है, डाटा कौन सा कहाँ यूज करना है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो अभी रिसेंटली सबमिट हुई बिम्स्टेक सबमिट, तो उसको आप वहाँ पे इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। जैसे फिलिस्तीन आपके फिलीपींस है, उसके साथ आपने ब्रह्मोस मिसाइल उसको मतलब एक्सपोर्ट किया है भारत ने पहली बार, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्या, छोटी छोटी जो न्यूज़ हैं वो आपको कैसे मेंस में, क्योंकि वो आपके इम्प्रूव करेंगे आपके जो है आंसर राइटिंग में भी, और आपके जो है मार्किंग में भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। 70-80 नंबर एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, 100 नंबर के आसपास करंट अफेयर का डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या है वेटेज है। तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करना। इतनी देर 2-4 मिनट का जो इंट्रोडक्शन था इसका देने का मतलब यही था कि करंट अफेयर का जो कोर्स है हमने दिसंबर, आपके कहाँ से, दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक,
ठीक है। तो ये आपकी क्या है 5-6 महीने का करंट अफेयर जो है ये पूरा हमने जो है ऐप पे करवा दिया है। और अभी तक तो अप्रैल मार्च तक वीडियो आ गए हैं, ठीक है। तो अप्रैल और मई का बचा है, तो वो मैं अभी 5-6 दिन में पूरा कंप्लीट ही करवा दूंगा, क्योंकि मई का पेपर आपके क्या है 20 मई के आसपास तक का पूरा पूछेगा, उससे आगे का करंट अफेयर कोई मतलब का नहीं है आपके लिए, ठीक है। 20 या 25 मई के आसपास तक का, तो 25 मई के आसपास तक मैं पूरा वो करंट अफेयर आपके करवा दूंगा अच्छे से। 1.5 महीने का बचा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने दिसंबर का पूरा करवा दिया है, जनवरी का करवा दिया। इसमें आपके क्या है कंटेंट है और आपके पीवाईक्यू है, जैसे यूपीएससी मान लो कोई पर्टिकुलर वहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, फिर ये आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है कि भाई कैसे क्वेश्चन वगैरह आपके बन सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आप हमने चीज़ें इसमें क्या है रखी हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है अभी तक, ठीक है। और जो बच्चों ने जिन्होंने भी मतलब जो भी साथी है हमारे जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर का मतलब सी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो करंट लग सकता है उनके मेंस के पेपर में, ध्यान रखना फिर झटके लगेंगे वहाँ पे, तो उस चीज़ से बचना है। तो ये करंट अफेयर का डिज़ाइन क्या है, देखो यार बहुत मिनिमल फीस रखी है इसमें, ऐसा भी नहीं कि भाई 5-10 हज़ार जो बड़ी बड़ी कोचिंगें रखती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रखा। बाकी जो है आपको पता है कि भाई जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो तो जो है आपके लग ही रहा है, उतना ही लग रहा है, ठीक है। और फीस भी बहुत नॉमिनल है, कि ऐसा नहीं कि भाई बहुत हम लूट माट ही मचा रहे कि नहीं, ये बैक टू सोसाइटी है, बैक टू स्टूडेंट है, कि भाई हम जो ज्ञान है जो करंट अफेयर का मैं जैसे यूपीएससी वगैरह वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो उससे जो भी है कि भाई और कैसे इनरिच करके एक अलग टाइप का ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, बिल्कुल अलग, किसी ने भी नहीं किया। आप कहीं पे भी उठा के देख लेना, एक सिंगल क्लास नहीं मिलेगी आपको आरएस मेंस करंट अफेयर के नाम से, ठीक है, कि स्टेट आरएस अकेडमी मैं ही करवा रहा हूँ केवल, और कोई किसी ने भी नहीं करवाया। ऐसे नहीं कह रहा कि कोई करवाता नहीं है, बार बार ये भी कह रहा हूँ कि भाई आपको पता है कि मैराथन वगैरह लाते थे जब प्रीलिम्स का पेपर था, तो वो व्यूज़ का चक्कर है कि भाई अपने को प्रीलिम्स का कोर्स बेचना है। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, कि भाई जो है अच्छे स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिले, और किस तरीके से एनालिटिक आपके क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, तो उनमें आपको क्या हो फ़ायदा हो। तो आपको पता है कि करंट अफेयर उस टाइम पे चैंपियनशिप चल रही थी, तो इसलिए हमने उसी के नाम से 2024 में दिसंबर में, तो उसी के नाम से क्या है नाम रखा, और भारत उसमें जीता था। तो आप भी इसमें अगर कोर्स में इनरोल होते तो नाम के हिसाब से आप भी उसमें विजय रहोगे, ठीक है। मतलब सीधा सा मतलब ये है, मजाक है। और ये हमने शुरू किया है, और मिनिमल फीस है यार, बिल्कुल डोंट वेरी रहना, कुछ भी डाउट हो तो मैंने बता रखा है कि भाई आप फीडबैक मैकेनिज्म भी है हमारी खुला है, ओपन है, कुछ भी लगे आपको डाउट हो किसी चीज़ में, अच्छे से पढ़ना है। पीपीटी जो है पीडीएफ दे रखी है, अच्छे से डाउनलोड करो, और बस आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 पेज के अंदर जो भी मतलब हॉट टॉपिक है बढ़िया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फालतू चीज़ें मैंने नहीं रखी है कि भाई मैंने सब कोई डाटा भर दिया हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी एनालिटिक सोच डेवलप होगी किस तरीके से, देखो ना आप भी, अब क्वेश्चन देखना आप एक बार, अब पता चल जाएगा, ठीक है। सिंधु जल समझौता पेपर्स देख रहा था मैं भी, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि भाई कोचिंगों में क्या चल रहा है टेस्ट सीरीजों में, तो वो ऐसे क्वेश्चन बना रहे कि करंट अफेयर के नाम पे, समझौतों के नाम पे, जैसे कि सिंधु जल समझौता है, तो वो कोई लेवल ही नहीं है उनका, मतलब बुराई नहीं करा, लेकिन रियलिटी यार, अच्छे से क्वालिटी कंटेंट दो ना आप, बच्चों से फीस ले रहे हो तो अच्छा दो उनको, एफर्ट लगाओ ना आप। तो वो चीज़ है, हमने एफर्ट लगाया और उसका परिणाम भी हमें मिला है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड और फ़ायदा मिले लोगों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज आज का जो अपना सेशन है सबसे पहले। और साथ ही बलराम सर का जो है छोटे सब्जेक्ट जो आपके 6 हैं, उसमें जैसे मैनेजमेंट वाला मैंने करवाया है, ठीक है, लो आपकी स्पोर्ट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, और बिहेवियर हो गया, तो इनका भी एक जो है पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, इसका भी अच्छा रेस्पॉन्स है, और इसकी भी फीस आपके 2500 है। तो ये भी अगर आपने मान लो नहीं किया है, कि अभी तक छोटे सब्जेक्ट मान लो छोड़ ही रखे थे, तो ये भी डबल की स्पीड में आप वीडियो देख के आराम से इनको भी आपके 10-15 दिन में आराम से निपटा सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है मान लो, जिन्होंने पढ़ा है तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा इस टाइप से, तो बहुत मिनिमल फीस पे ये भी रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो चलते हैं अपन, क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन है ये, बीमस्टेक का क्यों बनाया, क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये देखना है कि यार ये न्यूज़ फालतू क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं रखा है कोर्स के अंदर, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं रखा। आप जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। कि बीमस्टेक अभी क्या है 6 समिट हुई बीमस्टेक की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पे गए थे, और कुछ समझौते या फिर कुछ आप एमओयूज वगैरह हुए थे वहाँ पे, तो इसलिए वो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सीधा ये नहीं पूछेगा कि बिम्स्टेक क्या है, तो वो तो पता है कि भाई बैंकॉक जो आपकी घोषणा हुई थी 1997 के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपके ये 5 देशों ने मिलकर इसको क्या है इस्टेब्लिश किया था, एक मतलब जो रीजनल है साउथ एशिया का एक ऐसा संगठन बनाया था। तो इसमें साउथ एशिया के भी देश हैं और आपके साउथ ईस्ट एशिया के भी देश हैं, 2 आपके थाईलैंड और म्यांमार हो गए, ठीक है, बाकी 5 देश आपके साउथ एशिया के हैं, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाए बताओ वो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से, मैंने बताया कि भाई 6 समिट हुई थी भी आपके, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, और अपने भारत सरकार द्वारा यहाँ पे बहुत एग्रीमेंट्स किए गए हैं, तो इसलिए भी क्या है न्यूज़ में है। तो बिम्स्टेक केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है, मतलब एक रीजनल सेंटर नहीं है केवल ये, तो क्या है फिर,
बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको पता है कि जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो जो आपकी पहली वाली पॉलिसी था 1991 की, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या है रिप्लेस कर दिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम रख दिया कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे तो आपके ईस्टर्न जो देश है उनके साथ, या फिर उनके जो भी कम्युनिकेशन हो गया, मरीन से रिलेटेड हो गया, आपके जो है संचार से, आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वो सब कामों में हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को वरीयता देंगे। और बहुपक्षीय नेतृत्व की परिकल्पना का संवाक है। हालिया सिक्स बिम्स्टेक जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए कि भारत की भूमिका कैसी रही सिक्स जो आपके बिम्स्टेक सम्मेलन है उसमें। और सबसे पहले पूछा है आपकी भाई एक क्षेत्रीय संगठन केवल नहीं है, रीजनल सेंटर नहीं है, भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बहुपक्षीय नेतृत्व, मतलब जो मल्टी स्ट्रक्चरल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनका भारत एक रिप्रेजेंट उनको कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी एक तरीके से उसका भी संवाहक है बिम्स्टेक, क्योंकि भारत क्या है बड़े भाई की भूमिका में, जो अपने रीजनल कंट्रीज हैं आपके सार्क हो गए, या फिर आपके ये कौन सी कंट्री हो गई, बिम्स्टेक वाली कंट्री हो गई, ठीक है, तो इनमें क्या IOR कंट्री होगी, तो उनमें बड़े भाई की भूमिका में हमेशा भारत रहता है। तो वही इस कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहले आपको क्या है इंट्रोडक्शन में लिखना है, देखो मैंने बिल्कुल लिखा है कि आंसर में सबसे पहले आपको क्या इंट्रोडक्शन लिखना है, एक लाइन में बता देनी कि भाई बिम्स्टेक क्या है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है, या फिर क्वेश्चन को सीधा हिट कर सकते हो। तो बिम्स्टेक का पता ही होगा कि बैंकॉक घोषणा पत्र आई थी आपके, ठीक है, बैंकॉक घोषणा कब हुई थी, ये 1997 में, ठीक है। तो वहीं से आपके क्या हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र आया और उसके बाद आपके बिम्स्टेक की स्थापना हो गई। 5 देश थे शुरुआत में, और बाद में भूटान, नेपाल और श्रीलंका भी इसमें क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले फुल नेम आपको पूरा नाम इसका पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी स्टोरर जो है सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका क्या है पूरा नाम है। और मेनली इसका काम क्या है कि जो अभी हिंद महासागर और आपके जो बंगाल की खाड़ी वाले जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, तो उनके साथ एक तरीके से कम्युनिकेशन, आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या करना, एक साथ काम करना, ठीक है। देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी जो है सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन केवल एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन नहीं है, बल्कि भारत जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बहुपक्षीय नेतृत्व, मल्टीलेटरल जो लीडरशिप है उसकी क्या है रणनीति का ठोस माध्यम बनकर उभरा है। यह भारत का एक साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया ठीक है 5 देश हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया आपके थाईलैंड हो गया और म्यांमार हो गया, ठीक है, इनको जोड़ने हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक जो आपके संतुलन बनाने और एक जो है विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में प्रस्तुत करने का क्या करता है, ये अवसर देता है। और इसको लिख भी सकते हो आप, शुरू में ये भी लिख सकते हो, ये मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा, कि बैंकॉक घोषणा जो है 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई, जिसमें शुरुआत में 5 देश थे, और अभी इसमें कितने देश हैं, 7 देश हैं। कितने देश हैं, 7 देश इसमें क्या है शामिल है। तो ये चीज़ें आपको एक लाइन में और एड ऑन कर देनी है, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई किस तरीके से एक्ट जो ईस्ट पॉलिसी है, देखो सीधा नहीं पूछेगा आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ बिम्स्टेक क्या है, नहीं पूछेगा। अगर RPSC बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएगी तो इस लेवल के बनाएगी, उस टाइम पे आपके क्या है करंट नहीं भूल के आपको करंट लग सकता है, तो वो करंट नहीं लगे, इसलिए आपको इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा एनालिटिक वे में सोचना है कि यार हाँ किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और कोई भी मान लो नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है तो आपको इंटरलिंक करके लिखना है, ये चीज़ें लिखनी है कि मान लो बिम्स्टेक पूछ लिया, बुरी से बुरी स्थिति ये भी हो सकती है कि भाई बिम्स्टेक बारे में बताओ आप, तो आपको ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस तरीके से सहायक है, आपके जो बहुपक्षीय नेतृत्व है उसमें बिम्स्टेक भारत को किस तरीके से हेल्प करता है। या फिर आप लिख सकते हो कि भाई जो अभी 6वां जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने कौन कौन से जो है MOUs वगैरह किए, तो उनके बारे में आप क्या है लिखोगे, तब आपको नंबर मिलेंगे उसमें अच्छे। 7 मेंबर कंट्रीज आपको पता है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, 3 तो ये हो गए, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में देर का फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, जो पहली 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत पहली मीटिंग हुई वो कहाँ हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। और आपके 6ठी जो है थाईलैंड इज द करंट चेयर, और अभी प्रेजेंट में चेयर कौन है आपके, थाईलैंड है, क्योंकि 6ठी समिट भी कहाँ हुई है, थाईलैंड के अंदर ही हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीम्स्टेक, तो आप देख सकते हो कि अकाउंट्स ऑफ फॉर 22% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन की, 22% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, 17-18% तो भारत की है केवल अकेले, ठीक है, और बाकी 22% आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मतलब आप 1/4 लगभग वो क्या है बिम्स्टेक में शामिल है। कंबाइंड GDP कितनी है, 2.7 ट्रिलियन की आपकी क्या है जो है इकोनॉमी है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे ऑफ एवरी ईयर, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से 1/4 25% के आसपास आपका जो ट्रेड है वो क्या होता है यहाँ से क्रॉस होता है, ठीक है, गुड्स आप बोल सकते हो। 6 फोकस एरियाज, अब देखो इसका जो फोकस एरियाज है वो क्या क्या है आपके, सबसे पहले ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और टूरिज्म हो गया, और फिशरीज हो गया। ये इसके क्या है 6 फोकस है, मतलब भाई बिम्स्टेक के अगर आपको देखो ये इसी लाइन में पूरा आपको कंप्लीट भी होता है एक तरीके से। यहाँ पर आप लिख दो ना 1997 बैंकॉक घोषणा, तो मैंने
बैंकॉक घोषणा, ठीक है। और आपके 5 देश शुरू में थे और प्लस 2 देश बाद में इसमें क्या हुए, शामिल हुए। तो इस तरीके से आपकी क्या है, पूरा 22% आप पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और 1/4 आपके जो भी ट्रेड होता है वो बंगाल की खाड़ी से वर्ल्ड का गुजरता है। और 6 फोकस, इसके 6 मुख्य जो है एक तरीके से फोकस एरियाज है। तो सबसे पहले मान लो आप फिशरीज़ को बोल दो, फिशरीज़ के बाद में आप टूरिज्म बोल दो, एनर्जी बोल दो, ठीक है, आपका ट्रेड बोल दो, टेक्नोलॉजी बोल दो, ट्रांसपोर्ट बोल दो, टूरिज्म बोल दो। तो ये क्या है, इसके फोकस एरियाज हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या करता है, ये फोकस करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए ले लिया था कि भाई इस तरीके से देखो, आपको क्वेश्चन पूछना तो बिम्स्टेक का 100% आप इस तरीके से मैप भी बना सकते हो कि जैसे आपने इस तरीके से भारत का मैप बना दिया, इधर भूटान रख दिया, इधर नेपाल रख दिया, म्यांमार हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिम्स्टेक का मैप भी बनाना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से लिखोगे ना तभी नंबर मिलेंगे। तो बिम्स्टेक में जैसे भी मान लो आपके आईआर को कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो लोकेशन का 100% जैसा आप मतलब पहले ट्राई करना। तो जैसे ऐसे भारत का पूरा मैप नहीं बना के आप इस तरीके से मैप बना देना और लोकेट कर देना भाई चीज़ों को कि भाई ये 7 देश हैं, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिखना है। अब आते हैं कि बिम्स्टेक जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका संवाहक कैसे है, ठीक है। तो एशिया प्रशांत में भारत की उपस्थिति जो है उसको मजबूत करना है। बिम्स्टेक इस नीति की 3 स्तरों पर लागू करता है। देखो सबसे पहले तो भारत की क्या है, जो जियो स्ट्रेटजिक है उसके जुड़ाव को बढ़ाता है ये। अब देखो बिम्स्टेक कैसे भारत को, मतलब एक तरीके से भारत की इंपॉर्टेंस किस तरीके से है वो देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो भू सामरिक जियो स्ट्रेटेजिक जो जुड़ाव है उसको कैसे कि बिम्स्टेक के जरिए भारत पूर्वी पड़ोसी देशों जैसे आपके थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, उनसे क्या है भौगोलिक रूप से क्या है जुड़ता है, ठीक है। जैसे आपको देखो पता है ना, आपकी ये क्या हो गया, म्यांमार हो गया, और म्यांमार से जुड़ता हुआ आपकी क्या हो गया, थाईलैंड हो गया। तो एक तरीके से पूर्व जो एक्ट ईस्ट जो है आपके कंट्रीज है उनसे भारत का क्या होता है, इससे जुड़ाव होता है, ठीक है। यह नीति हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत की पहुंच क्या करती है, सुनिश्चित करती है। तो कहीं ना कहीं भारत को एक ओवर वेटेज इसमें क्या है मिला हुआ है कि अब आप हिंद महासागर से लेकर सीधा आपको क्या है, जो चीन साउथ चाइना सी है वहाँ तक आपको क्या है चीज़ें सुनिश्चित हो रही हैं आपके लिए। फिर आर्थिक जुड़ाव, पहला जुड़ाव क्या देखा आपने सबसे पहले कि जियो स्ट्रेटेजिक क्या होता है, स्ट्रेटेजी, क्योंकि सबसे पहले कोई भी कंट्री होती है उसके लिए उसकी जो है जियो स्ट्रेटेजी रणनीति उसकी क्या है, ठीक है। तो वो क्या है सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा आप देख सकते हो आर्थिक जुड़ाव। आर्थिक जुड़ाव बताया अपन ने कि भाई 1/4 ऑफ वर्ल्ड जो आपके ट्रेड है वो क्रॉस कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत और ये सब देश क्या इससे लगे हुए हैं। बिम्स्टेक भारत को सार्क के निष्क्रिय ढांचे से बाहर निकल एक क्रियाशील मंच। अब देखो आपको पता है कि भाई सार्क क्या है, एक आपको पता है कि जब 2017 के 18-19 के 17 या 18 के आसपास आपके जो हमला हुआ था भारत के द्वारा, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला, तो उसके बाद से वो क्या है भारत ने उसको एक तरीके से ब्लॉक ही कर दिया। उस टाइम पे इस्लामाबाद में पाकिस्तान में उसकी मीटिंग होनी थी, तो भारत ने उसको क्या है इग्नोर कर दिया कि भाई हम इसमें शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बाद से वो एक तरीके से क्या है बहुत ठंडे बस्ते में चला गया सार्क। तो अब सार्क की भूमिका क्या है, एक तरीके से बिम्स्टेक आपके निभा रहा है, ठीक है। सदस्य देशों के साथ व्यापार, अब जो भी सदस्य देश है निवेश और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को गहरा करता है। तो आपने पहला देख लिया कि भाई जियो स्ट्रेटेजिक क्या है, जुड़ाव है। दूसरा आपने देख लिया इकोनॉमिक जो है वो रिलेशन किस तरीके से, आर्थिक जुड़ाव किस तरीके से। तीसरा कि भाई ये देश जो है आपको पता है कि भाई म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे बुद्ध जो है बुद्धिज्म है वो क्या है ज़्यादा है। और बुद्ध कहाँ से, मतलब जो ओरिजिन ऑफ रिलीजन बुद्धिज्म कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ और उन्होंने अपनी जो कर्म और जो आपकी जो है जन्मभूमि दोनों भारत रही, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है जैसे पेगोडा वगैरह आपके पता होगा कि भाई आपके तो भारत के अंदर ही हैं, ठीक है। तो लुम्बिनी वगैरह, तो वो लोग क्या है आते हैं, राजगीर वगैरह हो गया। तो वहाँ के लोग जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं कल्चरली वो अपने ओरिजिन कहाँ से, भारत से ही मानते हैं। तो एक कल्चरल जुड़ाव भी है उन देशों के साथ। और अभी जो 6th आपकी क्या है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट बोलते हैं इसको, जैसे फिल्म हो गया, कल्चर हो गया आपके, तो ये टाइप ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी या सॉफ्ट कनेक्टिविटी का पार्ट होते हैं ये सब, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा था कि आपके जो है भारत से जुड़ाव है, आपको पता है। तो ये कल्चरली आपके क्या हो गया, जुड़ाव हो गया। दूसरा आपकी इकोनॉमिक जुड़ाव हो गया, और तीसरा आपके बता दिया मैंने कि जियो स्ट्रेटजी क्या हो गया, जुड़ाव हो गया, ठीक है। बौद्धिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से सॉफ्ट पावर को मजबूती मिलती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की पीपुल सेंट्रिक जो कनेक्टिविटी है उसकी आत्मा को क्या करती है, ये साकार करती है। तो इस तरीके के आपको वर्ड्स का भी चयन करना है, ऐसे कि नहीं भाई कुछ भी आप लिख रहे हो टाइप से, तो आपकी भाषा शैली या फिर आपकी वाक्य विन्यास जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लगे एग्जामिनर को कि हाँ यार अच्छा लिखा है, पढ़ने में आ रहा है चीज़ें। और मैप वगैरह तो यूज करना है आपको। बिम्स्टेक पूछे, सार्क पूछे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो उसमें सदस्य देश है तो एटलीस्ट मैप बना दो, ठीक है, अगर आपको याद है तो। जैसे G20 पूछ रहे मान लो, तो वर्ल्ड का अगर आप मैप बना के थोड़ा सा छोटा सा मैप बना के लोकेट कर दोगे ना, तो वो भी मैप ही बना दोगे ना, तो भाई इधर इंपॉर्टेंट कंट्रीज का भी नाम लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है।
फिर आता है भारत को बहुपक्षीय नेतृत्व बिम्स्टेक के माध्यम से। पहला बता दी कि एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसमें आप बता दी कि भाई कल्चरल है, इकोनॉमिक है और आपके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के हिसाब से आपके साउथ चाइना सी को जोड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। भारत बिम्स्टेक को नेबरहुड फर्स्ट और सागर, अब सागर का नाम पता ही आपको, महासागर कर दिया, और एक्ट ईस्ट जो है आपकी है, ठीक है, विदेश नीति पहलों से जोड़कर एक संगठित नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। बहुपक्षीय नेतृत्व के दो प्रमुख पहलू हैं। अब जो आपके मल्टी स्टोर जो है डेवलपमेंट है या लीडरशिप है, ठीक है, तो उसको क्या है, एक तरीके से दो तरीके से इसको देखा जाता है। पहली आपकी हो गई विकास आधारित, डेवलपमेंट बेस्ड आपकी लीडरशिप हो गई। उसमें क्या होता है, इसमें क्या करेगा भारत, जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संपर्क को प्राथमिकता देना। जैसे आपको पता है कि भाई कलादान प्रोजेक्ट वगैरह है, ठीक है, भारत में हमारा थाईलैंड जो प्रोजेक्ट है कि भाई हाईवे के माध्यम से इनको जोड़ देंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, संपर्क प्राथमिकता को देकर भारत क्षेत्र में इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ावा देता है, पहली चीज़। दूसरा कि सुरक्षा और रणनीतिक नेतृत्व, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसमें क्या होता है कि आतंकवाद विरोध। अब स्ट्रेटेजिक जैसे आपको पता है कि भाई जो एक सीमा पार आतंकवाद वगैरह है, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई केवल पाकिस्तान या फिर इधर से, तो आतंकवादी तो कहीं से भी आ सकता है, तो ठीक है। आपके समुद्री सुरक्षा हो गया, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड हो गया। जैसे क्षेत्रीय या संयुक्त प्रयासों का नेतृत्व करता है। बिम्स्टेक में चीन के बीआरआई के लिए स्थानीय विकल्प के रूप में भी पेश करता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है किसका, चाइना का, जिससे क्या करा वो जो आपके एक पूरा वर्ल्ड को घेरने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो पुराना सिल्क रूट था उसको वो क्या कर रहा है, या समुद्री सिल्क रूट था तो उसको वो क्या कर रहा है, वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है बीआरआई के माध्यम से। और भारत में भी इसके कंसर्न्स हैं, क्योंकि आपके पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें भारत की जो सोवर्निटी है कहीं ना कहीं उसको भी चीन ने क्या है, हार्म किया है। बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है वहाँ से भी गुजरता है, ठीक है। और अभी पाकिस्तान में तो देख लिया कि भाई उसने सस्ते वो अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था बेच दिया, और वो पूरा ख़त्म हो गया, मतलब ड्रोन के माध्यम से उसको पूरा को, मतलब वो एक ड्रोन भी नहीं रोक पाया, मतलब समझ रहे हो ना। तो इतना घटिया टाइप का पाकिस्तान उसको खुश था कि भाई हमारे नागरिक इसको लगाकर सुरक्षित है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था कि भाई जो बीम्स हालिया जो शिखर सम्मेलन हुआ है, सिक्स बीम्स्टेक समिट हुआ है, उसके क्या आउटकम्स रहे, ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। तो ये सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके। शिखर सम्मेलन भारत की अग्रणी भूमिका, थाईलैंड की अध्यक्षता में, पता ही है कि भाई छठा जो आपके ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो थाईलैंड की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। शिखर सम्मेलन भारत के एक डिप्लोमेटिक जो है ब्रेक थ्रू सिद्ध हुआ। कैसे हुआ, भारत ने निम्नलिखित नेतृत्वकारी कदम उठाए। सबसे पहले नीतिगत पहले कुछ, जैसे बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, ठीक है, गया। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और लचीलापन को बढ़ावा देने वाला रोड मैप, ठीक है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कि सबसे पहले क्या किया गया कि 2030 बैंकॉक जो आपके, देखो ये बताया ना कि बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इसमें क्या करेंगे, जो आपके रीजनल इकोनॉमिक जो आपके कनेक्टिविटी है या जो लचीलापन है उसको बढ़ावा देंगे। रोड में बनाया उसके लिए कि भाई और ज़्यादा कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं आपस में, तो उसके लिए क्या इसमें बातें की गई, ठीक है। भारत ने 21 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की, जो संपर्क, अब देखो 21 सूत्रीय योजना, अब वो 21 सूत्र आपको पता नहीं होने चाहिए, बस आपको मेंशन करना है इतना सा। अब उसमें मेनली क्या रहा कि आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जो भी पेंडिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, कलादान मल्टी जो प्रोजेक्ट हो गया, या फिर आपके भारत म्यांमार और आपके थाईलैंड वाला जो कनेक्टिविटी हाईवेज के माध्यम से वो हो गया, ठीक है। तकनीकी सहयोग, मान लो कोई भी टेक्नोलॉजिकल आपको सहयोग लेना है, उससे रिलेटेड हो गया। आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करती है। आपको पता ही है अभी जैसे ब्रह्मा करके अपन ने प्रोजेक्ट भी चलाया था कि म्यांमार में भूकंप आ गया था 30 मार्च के आसपास, तो भारत ने एक अपना पूरा मिशन लॉन्च किया वहाँ पे। तो वो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कि भाई रिसेंटली भारत ने क्या किया वहाँ पे, पर्टिकुलर ऑपरेशन ब्रह्मा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो वो भारत ने क्या किया था, भारत की जो है सेना ने वो लॉन्च किया वहाँ पे भारत सरकार द्वारा, और वहाँ पे जो मतलब एक तरीके से रिहेबिलिटेशन कैंप्स वगैरह लगाए गए, और लोगों को जो भी फूड वगैरह है, वाटर वगैरह है, वो सब क्या है सप्लाई किया, मेडिसिन वगैरह सप्लाई की गई। तो वो आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि भाई आपदा प्रबंधन ऐसा नहीं कि भाई केवल लिखा हुआ है, नहीं, हम करते हैं काम। कि जैसे ही म्यांमार में भूकंप आया, वहाँ पे लोगों को कैजुअलिटीज़ हुई काफ़ी, तो उसमें भारत ने हाथों हाथ रेस्पॉन्ड किया। वहाँ पे 28-29 को आया था, 30 को भारत ने पर्टिकुलर मिशन लॉन्च कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, पूरा आपका केयर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। डिजिटल और नवाचार क्षेत्र में पहले कैसे कि भारत यूपीआई, आपको पता है कि बिम्स्टेक के देश क्या है यूपीआई वगैरह को, जैसे भूटान में जाओगे आप, नेपाल में जाओगे तो वो एक्सेप्ट होती है वहाँ पे, खासकर थाईलैंड वगैरह में भी कर दिया है ना। भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव डिजिटल कूटनीति में भारत को बढ़त का प्रतीक है कि भाई भारत का व्यक्ति कोई जा रहा है तो उसको वहाँ की करेंसी का वो लफड़ा नहीं करने की जरूरत। तो अगर आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप दिखा रहा है ना कि आप यूपीआई कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेपाल में तो होता है कि भाई आपकी करेंसी चलती है, बाकी कंट्रीज में मान लो थाईलैंड हो गया, तो वहाँ पे मान लो नहीं चलती, तो आपको
एमएनसी में जाके, या फिर ऐसी जो है विनिमय प्रणाली वाली, या फिर आप बोल सकते हो कि करेंसी चेंज वाली शॉप्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ से आपको चेंज करवाना होता है। तो वो लफड़ा ही नहीं रहेगा कि भाई डिजिटल अगर आपके पास है तो। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पायलट अध्ययन सेवा वितरण के लिए एक गेम चेंजर। ठीक है, तीसरा सामाजिक क्षेत्र भारत की भूमिका। अब जो सोशल सेक्टर है वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके लिए भारत ने क्या बोला, तो वहाँ पे जैसे छात्रवृत्ति के लिए बोला भारत ने, और भारत वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, और बौद्धिक कार्यक्रम मेनली चलाया उन्होंने, बौद्धिक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, कि वहाँ के जो छात्र हैं तो उनको छात्रवृत्ति वगैरह दी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि भाई प्रशिक्षण वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, जिससे आपकी मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग हो सकती है, डेवलपमेंट रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह उनको बढ़ावा दिया जाएगा। बौद्धिक कार्यक्रम याद रखना 100%, ये सीधा भी पूछ सकता है आपसे कि बौद्धिक कार्यक्रम क्या है, 2 नंबर में पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, तो 2 नंबर में आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्धिक कार्यक्रम क्या है। मानव संसाधन विकास के लिए आपके क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई वो अच्छे से और ज़्यादा उससे प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है कि मानव संसाधन कितना आपका अच्छा है, कि आपका नॉलेज का ज्ञान, आपकी जो है अच्छे से आप मतलब आपका जो है नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो कैसा है, उससे रिलेटेड आपकी छात्रवृत्ति हो गई। और कौशल निर्माण की भाई स्किल डेवलपमेंट वगैरह करना। ठीक है, कंप्यूटर ऐसे नहीं कि भाई एक आपने डिग्री ले ली लेकिन एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि भाई कंप्यूटर की डिग्री चलती है, कंप्यूटर चलता कैसे है, उसके क्या क्या जो है टूल्स होते हैं। ठीक है, तो केवल डिग्री नहीं, लेकिन आपको एक्चुअल क्या है ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए। कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण, भारत इसमें काम कर रहा है बहुत अच्छे जो इन देशों के साथ में। ठीक है, कैंसर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, या फिर कैंसर का और जो थेरेपीज़ है उन सबसे रिलेटेड। ठीक है, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग में क्या कर रहा है भारत, नेतृत्व कर रहा है। चौथा सांस्कृतिक और जनसंपर्क सहयोग, तो ये क्या है कि अभी रिसेंटली जो छठा बीमस्टेक समिट हुआ ना, उसमें भारत द्वारा या फिर जो है आपके देश, इन्होंने भारत ने क्या किया, अपना चीज़ें रिप्रेजेंट की कि हम सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे बोद्धि पोर्टल है तो वो बनाया गया, बोद्धि सहयोग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई छात्रवृत्ति प्रशिक्षण वगैरह ये सब इन पे काम करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो गई। सांस्कृतिक, अब आपके डिजिटल जुड़ाव में बता दी कि भाई नवाचार के पहले कुछ बताई उन्होंने, जैसे यूपीआई बीमस्टेक को हम कह देंगे बढ़ावा देंगे, बौद्धिक कार्यक्रम चलाया। इसके अलावा सांस्कृतिक और जनसंपर्क कार्यक्रम में बीमस्टेक खेलों, पहले क्या करेंगे, जैसे बीमस्टेक खेल जैसे आपके होते हैं ना कि भाई आपके राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, कि राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल जहाँ पे क्या है, ब्रिटेन ने क्या आधिपत्य रहा है, मतलब औपनिवेशिक कंट्री कोई ब्रिटेन की रही है, तो उन देशों को मिलाकर 60-17 देश आई थिंक। ठीक है, तो उन देशों के बीच में क्या है, गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। उसमें तो अभी गेम भी बहुत कम कर दिए उन्होंने, मतलब नाम मात्र के गेम रखे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल क्या है, वो होता है। तो ऐसे क्या करेंगे, हम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन करेंगे 2025 व 27। संगीत महोत्सव लगाएंगे कि भाई बिम्स्टेक देशों का, और अभी रिसेंटली हुआ भी था। ठीक है, युवा सम्मेलन करेंगे कि भाई वहाँ के युवा आएंगे हर देश के 7 देशों के, और वो क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे एक दूसरे से। सामाजिक सांस्कृतिक एकता को सशक्त किया जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक खेलोगे, तो इस तरीके की लाइनें, स्ट्रेटेजी की ये लाइनें आपको लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, ऊर्जा और संपर्क के क्षेत्र में जो बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये पता होना चाहिए, को बौद्धिक कार्यक्रम पता होना चाहिए। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, बेंगलुरु में की गई है। तो ये चीज़ें, और आपके बिम्स्टेक खेलोगे तो कीवर्ड्स पे अगर आप लिखोगे ना, अगर पूछता है कि भाई कौन कौन से आपके जो है बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए स्टेप्स उठाए गए भारत सरकार द्वारा, तो एटलीस्ट ये चीज़ें, जैसे आप बोल दो कि बिम्स्टेक खेल नई टर्म है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल सुना था आपने, एशियाई खेल सुना था आपने, ओलंपिक सुने थे, लेकिन अभी बिम्स्टेक खेल भी शुरू हो गया है 2025 से। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से शारीरिक संपर्क को मजबूत किया जाए, कि भाई जो फिजिकल आपके, मैंने बताया था ना कि भारत म्यांमार और थाईलैंड जो है त्रिपक्षीय राजमार्ग पहले से ही है ये, लेकिन इसको क्या है और ज़्यादा, इसको क्या है एक्चुअल में, पहले तो क्या है कागजों पे, जैसे कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं अपन, 15 साल हो गई मेरे को, 10 साल हो गई पढ़ते हुए उसको। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि वो पढ़ ही रहे हैं उसको, वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो धारा 370 पढ़ते थे ना पहले, अब उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो खत्म होगी, कोई बस खत्म चीज़, तो वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई इसको खत्म करो मुद्दे को टाइप से। भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत, और चौथी चीज़ क्या हुई है, भारत बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान थाईलैंड के साथ जो है कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की कि भारत और थाईलैंड है उन दोनों देशों के बीच में, जैसे मैंने बताया ना कि भाई आपके आतंकवाद से रिलेटेड हो गया, नौसैनिक आदान प्रदान हो गया, सुरक्षा समुद्री सहयोग से रिलेटेड हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक में क्या करेंगे अपन, बौद्धिक जो आपके है एक दूसरे का जुड़ाव है उसको, तो अलग अलग कैसे बता सकते हो आप, जैसे सुरक्षा से रिलेटेड समुद्री सहयोग हो गया, आतंकवाद विरोध हो गया, और नौसैनिक आदान प्रदान, एक दूसरे की मान लो एक्सरसाइज वगैरह आप करना आपस में। ठीक है, इकोनॉमिक मुक्त व्यापार FTA करना, और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना।
सांस्कृतिक में जैसे बौद्ध संबंधों को मजबूत करना, भारतीय डायस्पोरा का जुड़ाव, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग क्या है थाईलैंड में रहते हैं, तो डायस्पोरा का एक दूसरे का क्या है जुड़ाव करना। विज्ञान, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। तो ये क्या है रणनीतिक स्ट्रेटजी, क्या है पार्टनरशिप रही है भारत और आपके थाईलैंड के साथ में। भारत ने अभी क्या है जो छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ ना, उसमें ये चीज़ें एग्रीमेंट्स वगैरह किए गए। अब निष्कर्ष किस तरीके से लिखना है, ये टाइटल मैंने इसलिए लगाया कि भाई आपसे क्वेश्चन आता है इस तरीके से। तो आपको जैसे मैंने पूरा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बिम्स्टेक किस तरीके से आपके क्षेत्रीय जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और आपके जो क्षेत्रीय बहुपक्षीय जो आपके नेतृत्व है उसको किस तरीके से, उसका कैसे संवाहक है। ठीक है, ये था पहला पार्ट, वो दोनों पार्ट अपन ने लिख लिया। तीसरा पार्ट था क्या था, तीसरा पार्ट ये था कि भाई 6th बिम्स्टेक सम्मेलन है तो उसमें क्या क्या आउटकम्स रहे एक तरीके से, तो वो अपन ने बता दी कि भाई इकोनॉमिक किस तरीके से रहा, सांस्कृतिक किस तरीके से रहा, ठीक है जो आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उसको किस तरीके से अपन ने देखा। तो वो सब चीज़ें अपन ने 4-5 चीज़ें बता दी। इसके बाद में अपने को निष्कर्ष लिखना है कि भाई पूरा क्रक्स जो है आपका, जो सार तत्व जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लिखना है। बिम्स्टेक अब केवल एक संगठन नहीं बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या है प्रवर्तक और बहुपक्षीय नेतृत्व का मंच बन चुका है। भारत इसमें न केवल नवाचार विकास, क्योंकि भारत ऐसा नहीं कि बोल शिथिल है, नहीं, भारत ने देखो बौद्धिक कार्यक्रम चलाए, आपके बिम्स्टेक खेल चलाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, दूसरी चीज डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है, वो शिथिल ग्रुप नहीं है, भारत इसमें एक्टिवली क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है या एक्टिवली जो है चीज़ें कर रहा है, विकास और संस्कृति के जरिए नेतृत्व कर रहा है। संस्कृति आपको पता है कि भाई बुद्धिज्म का ओरिजिन यहाँ से है, तो भारत क्या कर रहा है उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। और या बहुत सारे जो बुद्ध के अवशेष हैं उनको भी अभी तो सेल पे रोक लगा दी रिसेंटली, लेकिन वो भी क्या है भारत क्या कर रहा है एक तरीके से सेल कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है वो चीज़ें, बल्कि क्षेत्रीय स्थायित्व, समावेशिता और रूल बेस्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहा है। छठा, बिम्स्टेक सम्मेलन भारत की विकास सहायता आधारित कूटनीति, क्योंकि भारत क्या ऐसा नहीं है कि भाई डिप्लोमेसी फालतू की चीज़ें कर रहा है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट, वहाँ पे जो भी है, जैसे मैंने बताया नहीं ऑपरेशन ब्रह्मा, एग्जैक्टली वही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है तो म्यांमार में भूकंप आए तो भारत ने हाथों हाथ क्या करा, वहाँ पे रेस्पॉन्स दिया। तो विकास सहायता आधारित है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी और समावेशी क्षेत्रीय दृष्टि का प्रमाण है। भारत यदि इस नेतृत्व को बनाए रखता है तो बिम्स्टेक आने वाले वर्षों में न केवल दक्षिण एशिया को बल्कि पूरा हिंद प्रशांत में शांति, देखो भारत अगर ये आपकी जो है चीज़ें बनाए रखता है तो इसमें क्या है, जो पूरी दक्षिण एशिया है उसकी शांति, समृद्धि और सामरिक संतुलन का आधार बन सकता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव एंड के साथ आपको खत्म करना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो ये बांग्लादेश, ठीक है दूसरा म्यांमार में भी क्या है तख्ता पलट वगैरह होता रहता है, तो ये 2 देश बहुत डिस्टर्बेंस है। श्रीलंका का पता है आपको 2022 में हुआ था जो दंगा वगैरह, पूरा मतलब भाग गए थे, जला दिए थे। ठीक है, तो 3 देश ये क्या बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। इसके अलावा थाईलैंड अच्छा है, चल रहा है वहाँ पे, मतलब है तो लोकतंत्र लेकिन वंश वो है राजवंशीय लोकतंत्र टाइप से। भारत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भूटान नेपाल अपने शांत हैं आराम से। ठीक है, तो डिस्प्यूट आप क्या देखोगे कि आपके बांग्लादेश के साथ हैं थोड़े से, और म्यांमार में वैसे डिस्टर्ब रहता है वो, और दूसरी चीज़ पूर्वोत्तर के साथ भी उनका डिस्टर्बेंस चलता रहता है। और थाईलैंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और श्रीलंका में कभी भी तख्ता पलट ये सब चलता रहता है। ठीक है, तमिल और सिंहल वाला जो मुद्दा है वो लगातार हाईलाइटेड रहता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या अटैम्प्ट करना था, अच्छे से समझ में आया ना। देखो केवल बिम्स्टेक नहीं पूछेगा, वो तो सिर्फ इतना सा पता है, बैंकॉक घोषणा 1997, 7 देश हैं, 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, 1/4 ऑफ ट्रेड अक्रॉस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ये चीज़ें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आपको किस तरीके से, मैंने बताया कि भाई 6th बिम्स्टेक सम्मेलन था तो सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है आपसे, या कोई भी बिम्स्टेक से, या फिर आपके साउथ एशिया से कोई क्वेश्चन आए तो आपको 6th बिम्स्टेक समिट है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, मान लो सीधा भाई बुरी स्थिति क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे टाइप से। ठीक है, तो आपको इस डाटा को यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपको इसको ऐसे नहीं कि यार चलो आया ही नहीं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं। इस 6th बिम्स्टेक समिट के आउटकम्स हैं, उनको आपको साउथ एशिया का या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी या कोई भी क्वेश्चन आता है मान लो, ठीक है, इससे रिलेटेड भारत के जो और साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया से, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मैंशन करनी है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज एक सामाजिक आंदोलन ही नहीं, क्योंकि भाई वो सोशल आपके रिफॉर्म ही नहीं था, ठीक है, मूवमेंट ही नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। सोशल क्या थी, एक तरीके से मतलब क्रांति थी, रेनेसा जिसको बोलते हैं क्रांति। ठीक है तो क्रांति थी, कोई बोलो ऐसा। सामाजिक आंदोलन क्या होता है कि भाई ठीक है हमने चलाया और फिर हो गया, वो पर्टिकुलर काम था वो फिर खत्म। सामाजिक क्रांति में इन फ़र्क क्या होता है, देखो ये आपकी क्वेश्चन बन सकता है, क्यों मैंने क्यों लिखा है कि भाई आपके ज्योतिबा फूले जो है, फूले मूवी क्या थी, ठीक है मूवी क्या थी, अभी न्यूज़ में थी, ठीक है, उसका विरोध हुआ,
मतलब एक वर्ग ने, ब्राह्मण वर्ग ने खासकर, कि भाई हमारे ऊपर आप बिना फालतू में एलिगेशन लगा रहे हो, कुछ हद तक चीज़ें ठीक है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते ऐसी चीज़ों के बारे में। हो सकता है कि भाई उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो अलग हो, काफ़ी चीज़ें ऑथेंटिक, मतलब ऐसे 1800 के आसपास की बात है, लेट 1800 के आसपास की, ठीक है, मिड 1800 के आसपास की। तो 1873 में जैसे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो आप फुले मूवी, तो इसमें कुछ विरोध और वो हो सकते हैं, तो उनके आपको नहीं लिखना है कि भाई आपको मान लो किसी वर्ग से हो तो किसी को आहत आहत नहीं करना है। मान लो हो सकता है का एग्जामिनर आपके किस दूसरे समाज का हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके क्या है, राजस्थान में देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जाति वाला कॉन्सेप्ट है ही, 100% होता है, ठीक है। तो आपको किसी वर्ग समाज का नाम लिखने से बचना है। हालांकि मूवी का जिक्र आप कर सकते हो, ठीक है, वंचित वगैरह लिख सकते हो, किसी जाति का नाम नहीं लिखना है, ब्राह्मण ना वेश, ठीक है, ना आपके जो है वेश्य वगैरह किसी का नाम नहीं लिखना है। सिंपल आपको वंचित और आप स्वर्ण वर्ग इतना सा, या फिर आप ये सब लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो मूवी थी इसलिए आपसे सीधा सीधा एथिक्स में आपके होता है ना कि सोशल जो रिफॉर्मर थे उनकी क्या भूमिका थी एथिक्स के अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके। दूसरा आपके हिस्ट्री के अंदर ही क्वेश्चन सीधा सीधा आपके मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, फूले से रिलेटेड। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से बनाया कि भाई पूछ सकता है ऐसा ऐसा, ठीक है, क्योंकि सत्यशोधक समाज तो कई तो यहीं ढेर हो जाएंगे कि ये क्या आ गया सत्यशोधक समाज, तो आप बस फूले से रिलेटेड, कई बच्चे तो पता चला विवेकानंद का या फिर दयानंद सरस्वती का लिख के आ गए है नमूने, मतलब एक से एक। मतलब एक बच्चा था जिसको मैं बताता हूँ आपको एक स्टोरी, उसमें क्या हुआ कि कुछ पूछा था कि जगन्नाथ पहाड़िया जो आपके प्रधानमंत्री वो थे, मुख्यमंत्री रहते जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, शायद आई थिंक पहले एससी के मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, ठीक है, उनके ऊपर जो महादेवी वर्मा के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी तो उनको हटा भी दिया था, ठीक है, वही थे शायद जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो एक बच्चे ने क्या लिखा, तो एक साथी ने हमारे क्या लिख दिया उसमें कि जगन्नाथ की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो उससे रिलेटेड लिख रहा है कि भाई उड़ीसा के अंदर है जगन्नाथ की पहाड़ियाँ, पुरी के आसपास हैं, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, तो ये कहीं यहीं ढेर हो जाएंगे सत्यशोधक समाज, तो वो कहीं मान लो अम्बेडकर पे कूद गए, कहीं गांधी पे चले जाएंगे, कहीं नेहरू पे, ठीक है, कई मतलब बता रहा हूँ है नमूने, भाई पढ़ रहे हैं अच्छी बात, लेकिन कई अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया जो है नमूने हैं ऐसे। मतलब मैं बताया ना कि जगन्नाथ पहाड़ियाँ, तो वो जगन्नाथ की पहाड़ियों पे चला गया उधर, ठीक है, आपके उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर। तो ये मतलब वो काफ़ी फनी था, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी काफ़ी शेयर की। तो ऐसी चीज़ें तो कई बार क्या है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है, ठीक है। फूले में भी न्यूज़ में है, आरपीएससी अगर अंधी नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए भाई, कि जो न्यूज़ में है चीज़ें उनको कैसे इंटरलिंक करके आपके स्टैटिक पोर्शन भी हो गया और आपके करंट का पोर्शन भी हो गया, तो ऐसे इंटरलिंक करके क्वेश्चन बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई घिसा पिटा आपके जो है परंपराएं चली आ रही उन्हीं को चलाए, नहीं। तो सबसे पहले फुले के बारे में आपको बताया कि भाई ये सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने बहुत कन्या स्कूलें खोली, आपके जो वंचित थे, आपकी पिछड़ी जाति थी, उनको मान लो मंदिर आपके है, उनकी जो प्रथाएं थी, उनके साथ अस्पृश्यता का भेदभाव था, उन सब के लिए मूवमेंट्स वगैरह उन्होंने चलाए और बहुत क्रांतिकारी लेवल पे चलाए, उनको कम भी मतलब एक तरीके से कहीं ना कम करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। देखते हैं भारत के सामाजिक इतिहास में 19वीं शताब्दी का कालखंड क्या है, सामाजिक जागृति का। आपको देखो कि भाई जो पुनर्जागरण का पिता जो आपके राजा राममोहन राय, ठीक है, उन्होंने 1828 29 के 30 आसपास जो आपके जो बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, उसकी पे रोक लगवाई। बाकी और उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। तो सोशल रिफॉर्म्स 1815 के आसपास आप बोल सकते हैं। 1809 में 15 में उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी, जैसे ठीक है केशववादियों के ऊपर लिखी। कालखंड सामाजिक जागृति का दौर था। इस समय जातिगत भेदभाव, क्योंकि आपके पता है कि इस टाइम पे क्या है, जातिगत भेदभाव, छुआछूत हो गया, स्त्री दमन हो गया, जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध में क्या है अनेक सुधार प्रयास हुए, बहुत सारे हुए। राजा राम मोहन राय इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, पुनर्जागरण का पिता भी उनको बोला जाता है। इन्हीं में से एक था सत्यशोधक समाज। देखो इस तरीके से लाइन देख रहे हो आप, क्या लिखा मैंने कि भारत के सामाजिक इतिहास में कौन सा, सोशल हिस्ट्री के अंदर 19 जो शताब्दी है उसका कालखंड, उसका पूरा ही कालखंड शुरू से एंड तक देखोगे ना आपके विवेकानंद तक का, ठीक है, तो वही क्या रहा, सामाजिक जागृति का रहा दौर था पूरा। अब इस समय क्यों सामाजिक, क्योंकि भाई यहाँ पे भेदभाव फैला हुआ था, छुआछूत था, स्त्रियों के साथ दमन हो रहा था, दास प्रथाएं थी, और बहुत सारी कुप्रथाओं के विरुद्ध क्या किया, एक तरीके से सुधार के प्रयास हुए, आपके बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हुए, देवेंद्रनाथ टैगोर, और इसके अलावा आपके कौन हो गए, सत्यशोधक समाज के हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। तो ये सब इनका काम क्या था कि कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म करना, कुप्रथाएं उनका दमन करना, जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने कब की, 1873 में। 1875 में आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने आपके जो है स्थापना की थी।
यह संगठन मात्र एक सामाजिक आंदोलन नहीं था। अब क्या नहीं था ये? केवल सोशल मूवमेंट नहीं था ये, बल्कि क्या था? भारतीय समाज की नींव को झकझोर देने वाली क्रांति थी। कि भारतीय समाज की जो किस पे थी? जो कुप्रथाओं पे, जो आपके जो है स्त्री दमन के, छुआछूत के, अस्पृश्यता के, आपके जातिगत भेदभाव के पिलर के ऊपर टिकी हुई थी ना, उन पिलरों को हिला दिया इन्होंने। तो वो पिलर हिला दिए, मतलब क्रांति थी ये, ठीक है, जिसने वंचितों को आवाज़, शिक्षा और नेतृत्व दिया। वंचितों क्या कह दी? एक उनकी आवाज़ बनी। उनको क्या दी? एजुकेशन दिया, जिससे वो आगे बढ़ सके। और तीसरी चीज़ आपके उनको नेतृत्व भी दिया, ठीक है, उनको लीडरशिप के अंदर भागीदारी। तो इस तरीके से देखो, आपने उसके अंदर ही लिख दिया पूरा। मतलब बेसिक जो कोर फिलोसॉफी है फुले की, वो यहीं बता दी, और पूरा सोशल मूवमेंट बता दिया आपने। तो इस तरीके का इतना इफेक्टिव, ये 3 लाइनों का है, आप कॉफी में लिखोगे तो, ठीक है। तो इतना इफेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए बड़े क्वेश्चन में। अब आंदोलन के रूप में सद्य शोधक समाज, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई आंदोलन के रूप में कैसे था और क्रांति कैसे बन गई। 2 ही पॉइंट है ना, तो वो लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि शूद्र हो गए आपके, अति शूद्र मतलब वंचित वगैरह, और स्त्रियों को ब्राह्मणवादी वर्चस्व और धार्मिक अंधविश्वास से मुक्त कर सामाजिक समानता की ओर बढ़ाना। पहली तो कि भाई जो भी स्त्रियों की ब्राह्मणवादी, या फिर आप बोल दो कि देवदासी प्रथा चलती थी, जैसे नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ में तो अभी भी चलती है, ठीक है, बड़े बड़े मंदिरों में शूद्र अति शूद्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, तो और धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पे, जैसे विवाह मान लो कि ब्राह्मण ही करवाएगा, ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट थे। तो उन्होंने इस प्रथा को तोड़ा कि भाई हाँ, ब्राह्मण की लाने की जरूरत नहीं है, फेरे वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। फूले दंपति ने 1848 में देश का पहला कन्या विद्यालय भी खोला। और देश का पहला कन्या विद्यालय, पर्टिकुलर जैसे अपने आसपास गांव में देखा ना कि भाई कन्या स्कूल है, ठीक है, कन्या पाठशाला है, तो वो कहीं ना कहीं जो बेसिक कोर फिलोसफी है उसकी यहीं से शुरू हुई। उस समय एक साहसिक सामाजिक विद्रोह जैसा था। अब कैसा था ये? साहसिक सामाजिक विद्रोह जैसा। कैसे? कि भाई उस टाइम पे महिलाओं के बारे में, वो घूंघट में रहती थी, उनके साथ मतलब एक तरीके से दोयम दर्जे का व्यवहार, एक पशु की तरह व्यवहार किया जाता था कि भाई वो केवल घर के काम के लिए है, इसके बाहर उसका पर्दे में रहेगी और इसके अलावा उसका बाहर का कोई काम नहीं है। तो उस समय एक स्कूल खोल देना, ठीक है, शुरू शुरू में ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसका विरोध होता है ना, तो वही हुआ वहाँ पे भी। उन्होंने ब्राह्मण पुजारियों की मध्यस्थता के बिना विवाह, अब क्या करवाया कि भाई विवाह के अंदर ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही आए, जैसे पोप कल्चर में आपके पता, आपने पढ़ा होगा पोप तंत्र एक तरीके से, तो उसमें ये होता था कि पादरी जो है वही सब कुछ फेरे करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, तो उसका भी क्या एक टाइम पे विरोध था। तो वैसे ही क्या है, पोप को क्या माना जाता था कि ये बिचौलिया है, भगवान और आपके बीच में कम्युनिकेशन पोप ही करवाता है। तो वो जैसे पत्र लिखते थे भगवान को और पोप को देते थे, कुछ पैसे देते थे, तो भगवान के पास पत्र पहुंचाता था पोप, ऐसा मतलब मानसिकता थी। ब्रिटेन जो आज बताते हैं कि हम बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, तो उनमें भी ये पोप तंत्र चलता था 16वीं 17वीं 17वीं अंदर। अंतिम संस्कार आदि संस्कारों के शुरू किया, जो सामाजिक आंदोलन के रूप में एक क्रांतिकारी कदम था। देखो ये सामाजिक मूवमेंट नहीं था, मूवमेंट था, सामाजिक आंदोलन तो था, लेकिन क्रांति कैसे बना दिया कि भाई जो मध्यस्थता थी, अंतिम विवाह जो है, अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार में ब्राह्मण की जरूरत होती है मान लो, ठीक है, विशेष वर्ग, नाम मतलब पुजारी वगैरह ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सीधा आप क्या है, सीधा हिट करो किसी वर्ग को, तो वो उचित नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर मान लो उसी वर्ग का है, वो घुस खा के बैठा है कि भाई ठीक है बेटा तुमने लिख दिया तो मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, इस टाइप से। तो बचना है किसी कम्युनिटी के बारे में लिखने से खासकर, ठीक है, क्योंकि बाइस्ड होते हैं लोग, 100% बाइस्ड होते हैं। एग्जामिनर को कितना भी बड़ा हो, आपने देखा होगा कि जाति कहीं ना कहीं बीच में आई जाती है, नहीं आनी चाहिए, एक 0% भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ जाती है, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट हुआ। सामाजिक क्रांति के रूप में कैसे रूपांतरण हुआ, कि सामाजिक आंदोलन से सामाजिक क्रांति कैसे बनी। तो सबसे पहले जातिवाद पर सीधा प्रहार किया उन्होंने, बात नहीं की सीधा। फूले ने गुलामगिरी आपको पता है 1873 में ही लिखी थी, जैसे कृति के माध्यम से जातिगत उत्पीड़न का पर्दाफाश किया और लिखा कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि मनुष्य जन्म से नहीं होता, कि भाई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो जन्म से नहीं होता है कि भाई अमीर के घर पैदा हुआ है तो बहुत अच्छा ही होगा, नहीं, वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब भाई जैसे आपके कबीर हैं, तो जन्म से तो नहीं थे कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे रिच हो या ऐसा, नहीं, उन्होंने अपने कर्म से उन्होंने की प्रसिद्धि हुई। आपके अम्बेडकर साहब हो गए, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो उन्होंने अपनी गुलामगिरी में लिखा और सीधा सीधा हिट किया कि भाई जातिवाद इसको हटाओ, कर्म के ऊपर बेस करो। जैसे आपके देखोगे ना, जैसे वर्ग को माना है गांधी जी ने, और विवाद भी होता है वर्ग और उसके अंदर। अंबेडकर बोलते हैं कि भाई वर्ग कुछ नहीं होता, कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और आपके फुले साहब भी क्या बोलते हैं, और कहीं ना कहीं फुले से इंस्पायर थे आपके। अंबेडकर ने बोला भी है कि मैं, मेरा जो इंस्पिरेशनल जो है कहीं ना कहीं जो है अस्पृश्यता को लेकर, तो वो फुले की फिलोसफी से ही निकलता है, ठीक है।
संगठनात्मक क्रांति कैसे? सत्यशोधक समाज ने पहली बार शूद्रों अतिशूद्रों को संगठित कर उन्हें नेतृत्व में लाया। ब्राह्मणवादी सुधारवाद जैसे ब्रह्म समाज, ठीक है, के विपरीत आंदोलन नीचे से ऊपर की ओर सामाजिक क्रांति का उदाहरण था। जैसे आपके क्या है, ब्राह्मणवादी सुधारवाद जो आपके ब्रह्म समाज था, वो क्या बोलता था कि ऊपर से नीचे क्या होता है, जैसे आपके योजना आयोग था ना, सेम वैसे समझना कि योजना आयोग बोलता है कि ऊपर से नीचे क्या है, मॉनिटरिंग होती है, हम ऊपर बैठ के पॉलिसी वगैरह बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीति आयोग आया, नीति आयोग बोलता है बॉटम टू अप अप्रोच, कि भाई नीचे से क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे और ऊपर तक चीज़ें जाएंगी। भाई गांव का व्यक्ति बताए कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, इस तरह की मेरी पॉलिसी की जरूरत है, तो ये यहाँ पे शुरू हो और ऊपर फिर गवर्नमेंट जाके उस पर पॉलिसी बनाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि नीचे का जो व्यक्ति है, जो वंचित है, वहाँ से शुरू किया, ना कि ऊपर से। उन्होंने नहीं बोला कि भाई जो ऊपर के जो उच्च वर्ग है वो नीचे से सुधार, ऊपर से नीचे सुधार करेंगे, नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। ये ब्राह्मणवादी या ब्रह्म समाज बोलता था। उन्होंने बोला कि भाई नीचे वंचित डिसाइड करेगा, ठीक है, कि उसकी समस्या क्या है, तो वहाँ से रिफॉर्म और ऊपर वो रिफॉर्म जाए, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर सामाजिक क्रांति का उदाहरण था। तो बेस्ट एग्जाम्पल है ये। स्त्री स्वतंत्रता और शिक्षा की बात की, आप मैंने बताया कि 1848 में पहला जो कन्या विद्यालय है वो फुले दंपति के द्वारा ही खोला गया। सावित्रीबाई फुले, इनकी जो वाइफ थी, एक शिक्षिका थी और समाज सुधारिका के रूप में महिला अधिकारों का मार्ग उन्होंने क्या किया, प्रशस्त किया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, उन्होंने क्या किया कि भाई विधवा हो गई तो उसका दोबारा जो है शादी वगैरह की जा सके। बाल विवाह का क्या विरोध किया, स्त्री शिक्षा के, ये सभी सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में थे। तो कहीं ना कहीं वही थे कि भाई ये सामान्य चीज़ें नहीं थी उस टाइम के हिसाब से, केवल ऐसा नहीं था कि भाई कर दिया, नहीं, ये पूरा मूवमेंट चलाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा उनका क्या है विरोध भी हुआ और विरोध भी सहा, और उसके बाद भी उन्होंने क्या पूरा मूवमेंट चलाया, क्रांति की तरह उन्होंने वंचित जो वर्ग था उसको क्या उत्थान के काम किए, ठीक है। दीर्घकालिक प्रभाव और समकालीन महत्व, अब देखो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा और अभी प्रेजेंट में क्यों न्यूज़ में है, तो वो दोनों चीज़ें देखो, इस तरीके से आपको पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं। तो फूले की विचारधारा, मैंने बताया कि अम्बेडकर साहब, उनकी क्या है, जो अम्बेडकर साहब थे उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। पेरियार जो थे, पेरियार स्वामी, वो भी इनकी जो है विचारधारा, ये भी मंदिर जो साउथ में देखोगे ना, मंदिर जो है प्रवेश, उससे रिलेटेड थे। और आगे चलकर सामाजिक न्याय के आंदोलनों की दिशा दी इन्होंने। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे, ठीक है, मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं जो फूले की विचारधारा है उससे ही जो है अनुगूंज है, मतलब एक तरीके से उसी में उनकी गूंज सुनाई देती है, वहीं से लेके। आप बोलते तो ऐसे कि भाई फ्रांस की क्रांति से आए हैं, ठीक है, मानते हैं कि भाई फ्रांस की क्रांति, लेकिन कहीं ना कहीं जो फुले की फिलोसफी है, कोर फिलोसफी है, उसमें भी यही था कि भाई समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का क्या है भाव आपस में रहे। हाल ही में बनी फूले मूवी, देखो ये लिखना है 100%, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो चूकना नहीं है लिखने से। फिल्म इस सामाजिक क्रांति की गूंज को जनमानस तक पहुंचाने का एक आधुनिक माध्यम बनी है, जो उनकी प्रासंगिकता को आज के भारत में भी सशक्त रूप से रेखांकित करती है। तो इस तरीके से लाइन लिखना है, किसी वर्ग समुदाय को हिट नहीं करना है आपको, सीधा सीधा लिखना है कि भाई जो मूवी है, जो उन्होंने जो स्ट्रगल किया उस टाइम पे, किस तरीके से क्रांति चलाई, तो उस स्ट्रगल को, उस फिलोसफी को इस मूवी के माध्यम से रिसेंटली 2024-25 में ये न्यूज़ में रही और फाइनली इसको क्या रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है। सत्यशोधक समाज केवल एक सुधारवादी आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की क्या थी, जड़ता को तोड़ने वाली सामाजिक क्रांति थी। कि जो आपने एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाई जड़वादी हो गए, जड़वादी होना मतलब जो परंपराएं चली आ रही हैं उन पे ज़्यादा, उनको ही मतलब मानना, ठीक है, और भाई कुछ सुनना ही नहीं है। तो कई आपने देखा हो कि बहुत सारी चीज़ें, कई लोग मानते हैं कि भाई जड़वादी नहीं होना चाहिए, आपको क्या है परिवर्तनवादी होना चाहिए, कि समय के साथ क्या कर सको आप चेंज कर। जड़वादी क्या होता है कि एक चीज़ लेके बैठ गया कि संविधान बना दिया मान लो, अब यही संविधान रहेगा, अब संविधान बदलेगा ही नहीं, तो वो जड़वादी हो गया कि भाई 500 साल बाद भी यही संविधान रहेगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी धर्म हो गया, कोई भी संविधान हो गया, उसमें क्या है जड़वादी नहीं होना चाहिए। जड़वादी हो गया वो कट्टर हो जाएगा हमेशा, ध्यान रखना। कुछ धर्म है ऐसे जो जड़वादी हैं काफ़ी, तो नहीं होना चाहिए। आपको समय के हिसाब से रिफॉर्म्स करने चाहिए, तभी आप क्या सस्टेन कर पाओगे। और मान लो हिंदू धर्म हो गया और दूसरे धर्म हो गए, ठीक है, तो वो अगर रिफॉर्म कर रहे हैं, वो जड़वादी हो गए। मान लो उन्होंने बोल दिया कि भाई गीता के श्लोक में जो लिखा है वही सही है, मान लो मनुस्मृति में ये चीज़ लिखी है तो यही सही है, नहीं, आपको उससे निकलना पड़ेगा। गलत चीज़ है तो उसको आज के हिसाब से अगर गलत है उसको एक्सेप्ट नहीं करना आपको, ठीक है। कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ हो, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और ये जो कट्टरता हो रही है, धर्म पूछ कर ये जैसे मारा गया, तो कहीं ना कहीं वो कट्टरता का ही एक एग्जाम्पल है, जो आप बोल सकते हो कि भाई इस्लाम का जो धर्म है, कोर फिलोसफी है। तो जैसे गीता पे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि गीता के ऊपर 50,000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, ठीक है।
किसी ने किसी का मतलब सर से तन जुदा नहीं किया गया, किसी का कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो वही चीज़ें होनी चाहिए कि भाई इस्लाम है, कुरान है या दूसरी चीज़ें आपके बाइबिल है, तो ये समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए। हिंदू ग्रंथ भी भाई समय के साथ, भाई कोई गलत चीज़ है तो हम उसका विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। तो किसी भी धर्म में क्या है, गलत चीज़ है, महिलाओं के साथ हो गया, कोई कुप्रथा हो गई, तो उसको भाई आज के हिसाब से नहीं है सही, आपको दिख रहा है, मान लो वो पर्सपेक्टिव अलग रहा होगा, क्योंकि कुरान हदीस वगैरह ये क्या है, अरब के कल्चर के हिसाब से लिखी गई थी, वहाँ के हिसाब से, यहाँ का कुछ नहीं है, भारत का तो कुछ एग्जाम्पल ही नहीं है उसमें, बिल्कुल ही नहीं है, उसके हिसाब से लिखी गई थी। वो एक क्या है, कबीले कबीले पहले क्या है, कबीला के टाइप से होता था, और कबीले रहते थे, तो कबीलों ने अपने हिसाब से नियम कानून बनाया, तो उसको आंख मीच के नहीं एक्सेप्ट करना है आपको। आज के हिसाब से, साइंस के हिसाब से क्या रिफॉर्म्स करने हैं, तब देखो पाकिस्तान की हालत इसीलिए तो है भाई, मदरसों में आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो या फालतू की चीज़ें कर रहे हो, तो उससे अच्छा साइंस पढ़ाओ, कंप्यूटर लाओ वहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर भी लाए जैसे। तो वही है कि चीज़ें, कट्टरता कभी नहीं होनी चाहिए किसी धर्म में, मैं ये कह रहा हूँ कि रिफॉर्म होना चाहिए, जड़वादी। अब ये शब्द आ गया इसलिए मेरे को इतना वो इंटरलिंक कर दिया, और आजकल चल ही रहा है कि भाई सोशल रिफॉर्म्स मेरे हिसाब से होना चाहिए कि भाई धर्म को क्या है, आप आज के समय के हिसाब से मॉडिफाई करो उसको। और गीता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं तो कह रहा हूँ, स्वामी अड़गनाथ जी महाराज हो गए, अभी आचार्य प्रशांत को आप सुनते होंगे, ठीक है। आपके जो अभिनव बिंद्रा हो गए, या फिर वो तो खैर आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना एक, वो याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मतलब काफ़ी लोगों ने क्या है गीता को अपने तरीके से लिखा है उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने, मतलब 50,000 से ज़्यादा गीता की किताबें हैं, मैं 50,000 तो कम बता रहा हूँ, और सब लोगों ने अपने हिसाब से गीता को मॉडिफाई किया है, किसी का कुछ नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई तेरा व्यू है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि अनेकांतवाद हो गया, तो अनेकांतवाद में यही होता है ना कि भाई एक चीज़ है, जैसे हाथी है, तो किसी अंधे ने मान लो हाथी की पूंछ पकड़ी, तो उसको बोल लग रहा है कि भाई पृथ्वी जो है एक रस्सी की तरह है, किसी ने कान पकड़ा तो बोला हाथ जो पूरी पृथ्वी है पंखे की तरह है, तो किसी ने पैर पकड़ा तो बोला खंबे की तरह है, तो वही है शादवाद हो गया जैसे, ठीक है। तो वही चीज़ें क्या है, यही है कि भाई एक ही चीज़ है, तो शादवाद मतलब वही कि भाई आपकी चीज़, आपके दृष्टिकोण से कोई चीज़ अलग है, मेरे दृष्टिकोण से कुछ और है, पर बेसिक जो चीज़ है कैमरा कैमरा ही है, लेकिन मुझे वो कुछ और लग सकता है, भाई डब्बा लग रहा है, किसी और को दूसरी चीज़ लग सकती है टाइप से, ठीक है। तो वो इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक ये चीज़ आ गई तो मैंने बता दिया, डिस्टर्ब मत होना इस चीज़ से, ठीक है। इसने न केवल दलितों और स्त्रियों को मतलब शिक्षित किया, बल्कि उन्हें आत्मगौरव और नेतृत्व का अधिकार भी दिया एक तरीके से। आज भी सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय और जातिवाद उन्मूलन के संघर्षों में फूले की एक क्रांति प्रेरणा का स्रोत है, कि जो भी मान लो जातिगत न्याय होगी, सामाजिक समानता होगी, जातिगत उन्मूलन हो गया, तो उनमें फूले की भूमिका हमेशा आज भी क्या है, रहती है। तो ये चीज़ें आपको पता चाहिए कि कैसे सामाजिक जो है आंदोलन से क्रांति आपकी फूले की थी, ठीक है। तो गुलामगिरी आपके जो 1873 में लिखी गई और सत्यशोधक समाज 1873 में बनाया गया, तो ये चीज़ें आपको पता चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब आ गया भाई युद्ध वाला काम, ठीक है। तो आपको सिंधु जल समझौता पता होगा कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, मान लो पड़ोसी देश होते हैं ना, मतलब पड़ोसी आपके होते हैं कई, आप देखो ऐसे समझना बहुत नॉर्मल होता है ना कि पड़ोसी की मान लो बटाई में कुछ हो गया, आपके पड़ोसी का कोई भी संबंध है, कोई खेत है या कुछ पानी का विवाद है, तो गांव का पंच आके पंचायती करता है फिर कि भाई ठीक है इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पंचायती करना मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है, ठीक है मुद्दा शांत हो गया, ठीक है, उस पर लड़ाई हो सकती थी वो शांत हो गया। तो सिंधु जल समझौता भी ऐसा ही था कि भाई भारत का जो है पाकिस्तान से तलाक तो हो गया 1947 में, ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज थे, जो मान लो नदियाँ वगैरह थी, तो भाई उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वो पानी जा रहा है तो वो इधर लाएं हम या फिर उधर ही भेजें। तो उसके लिए 1960 में वर्ल्ड बैंक आया और उन्होंने क्या किया कि भाई मध्यस्थता की कि भाई आपके ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं उनका 80% पानी कहाँ पे जाएगा, जो आपके सतलज आपकी जो होगी कौन सी, सिंधु होगी, चेनाब होगी और झेलम हो गई, तो इनका पानी कहाँ पे जाएगा, पाकिस्तान में 80%, 20% भारत में रहेगा। बाकी की जो 3 नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलज, उनका पानी कहाँ पे रहेगा, भारत के अंदर रहेगा, पूरा वो यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत ने क्या है, सिंधु जल समझौता जैसे ही आपके पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो भारत ने बोला कि जो खून और जो आपके पानी है वो एक साथ नहीं बह सकते। कोर फिलोसफी क्या है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, कि आप आतंकवादी हमले भी करवाओ, यहाँ पे धर्म पूछ कर मारो भी लोगों के, और आपको हम पानी भी दें उन्हीं वादियों का, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भारत ने जो वाटर डिप्लोमेसी है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस बार, ठीक है। इस तरीके की डिप्लोमेसी आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो वाटर को भी, एक रिसोर्सेज को भी आपके क्या है डिप्लोमेसी की तरह यूज कर सकते हो। पहले तो क्या है, आप परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार वगैरह इन सब का करते थे, लेकिन रिसोर्सेज है,
नेचुरल रिसोर्सेज, उनका भी आप उपयोग कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटजी, जियो स्ट्रेटजी मतलब बहुत अच्छी बताता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सिंधु जल संधि 1960 भारत पाकिस्तान के बीच जल सहयोग का एक क्या है ऐतिहासिक उदाहरण था, कि भाई जल सहयोग का क्या ऐतिहासिक उदाहरण था रही है। हाल ही में भारत द्वारा इस संधि को निलंबित करने के निर्णय के आलोक में निर्णय कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके निर्णय मान लो आपने ले लिया कि हम क्या करेंगे, आपके जल नहीं भेजेंगे, तो इसका क्या है भू राजनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक आपके क्या हो सकता है, पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रभाव। देखो आपको सबसे पहले क्या बताना है इसमें, राजनीतिक प्रभाव क्या होगा इसका, ठीक है, भू राजनीतिक। दूसरा पर्यावरणीय कि भाई जो आपकी डाइवर्सिटी है, रिवर डाइवर्सिटी है, वो कैसे इंपैक्ट होगी। और रणनीतिक कि आपकी स्ट्रेटेजिक जो है इंपैक्ट वो क्या नेगेटिव पॉजिटिव वो क्या पड़ेंगे, ठीक है। इनका क्या करना है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आपको केवल नेगेटिव नहीं लिखना है, केवल आपको पॉजिटिव नहीं लिखना है, आपको दोनों एस्पेक्ट बताने कि पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दोनों चीज़ें आपको इसमें बतानी है। अब देखो ये बेसिक इसमें बता दिया मैंने। जैसे देखो आप देखोगे ना ऊपर से तो 3 नदियां हैं आपकी, सिंधु सबसे पहले होगी, ठीक है। सिंधु के बाद में आपकी क्या होगी, देखो ऐसे याद कर लिए इसको, CGI, CJI, आपकी इंडस झेलम चेनाब हो गई, ठीक है। रावी ब्यास और सतलज RBS। तो आपकी सबसे पहले आपकी क्या होगी, इंडस हो गई, उसके बाद में झेलम हो गई और उसके बाद में चेनाब हो गई, ठीक है। तो इन 3 नदियों का 80% जो जल है वो कहाँ पे जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, समझना। और आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो मैप 100% बनाना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपके कौन आपके मतलब सोर्स एक ही नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। फिर आपके रावी हो गई, आपकी कौन सी होगी फिर, रावी हो गई, रावी के पास में ब्यास हो गई और उसके बाद में आपके सतलज हो गई। तो इस तरीके से 3 नदियाँ हैं, इनका पूरा पानी क्या है भारत में रहेगा, भारत की इसमें पूर्व और पश्चिमी नदियों में बांटा इन्होंने। तो पश्चिमी नदियाँ है और पूर्व की नदियाँ ये, ठीक है। देखो 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया हैज फुल यूज ऑफ वाटर फ्रॉम 3 जो है ईस्टर्न रिवर्स, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं 3 ये पूर्व की नदियाँ, इनका भारत जो RBS है, रावी ब्यास सतलज है ना, इनका यूज भारत करेगा, ठीक है। ईस्टर्न बट मस्ट अलाउ जो है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। और जो वेस्टर्न जो नदियाँ हैं 3 नदियाँ CGI बताया ना, चेनाब झेलम और आपके इंडस हो गई, इन तीनों रिवर का जो है बिना रिस्ट्रिक्शन के कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। वेस्टर्न रिवर्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल, जो वेस्टर्न की 3 रिवर है ना, ये आपकी ये होगी इंडस होगी, इंडस होगी, आपके झेलम हो गई और चेनाब हो गई, इन 3 नदियों का कौन करेगा। और जो 3 नदियाँ ये हैं रावी ब्यास सतलज, इनका भारत यूज करेगा, ठीक है। और ईस्टर्न रिवर्स कंट्रोल इन इंडिया। वाटर अलोकेशन फ्रॉम 6 रिवर्स ऑफ इंडस बेसिन जो है इंडियन वाटर ट्रीटी के हिसाब से 20% और मतलब एक तरीके से पानी भारत यूज करेगा और 80% कौन यूज करेगा, आपके पाकिस्तान यूज करेगा इसका, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, इंडिया कंसिडरिंग जो है टेक्निकल वेज टू स्टॉप फ्लो वाटर एट जो किशनगंगा डैम एंड रतले डैम। तो किशनगंगा आपको पता ही है कि झेलम के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और रतले डैम आपके चेनाब के ऊपर बना हुआ है। तो पाकिस्तान एलिगेशन लगाता है, वर्ल्ड बैंक में भी ले गया था इस मुद्दे को, आपके 2024 या 23 की बात आई थिंक, 21 या 23 की, ठीक है, कि भाई भारत क्या कर रहा है, पानी को वहाँ पे रोक के इलेक्ट्रिसिटी वो कर रहा है। तो भारत में भाई ट्रीटी में भी बोला गया था कि ऐसा कोई एलिगेशन नहीं कि भाई पानी रोक तो नहीं रहा, वो तो कुछ रोक रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, पानी तो आ ही रहा है आपके पास में, ठीक है। हालांकि अभी बंद कर दिया है और वो कब वापस शुरू होगा। तो ये बेसिक मैप ले लिया था मैंने। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले सिंधु जल समझौते के बारे में बताना है आपको, फिर इसका राजनीतिक पर्यावरणीय और आपके रणनीतिक प्रभाव क्या होगा उसके बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा। तो इस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन वगैरह इसमें लिखना है। चले नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो सिंधु जल समझौते मैंने बता दिया कि भाई 1960 में क्या हुआ आपके, 1960 में मैंने बताया तलाक हो गया 1947 के अंदर, ठीक है। अब भाई 10 साल तो उन्होंने कैसे जैसे पानी से निकाल लिया, इधर उधर बह रहा है, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि यार तो मेन रिसोर्सेज है, पानी का कैसे यूज करें। तो फिर वर्ल्ड बैंक आता है, अपने चाचा आते हैं बीच वाले, और पाकिस्तान और भारत को बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं आपका क्या कर दूंगा। अब देखो अभी तो कुछ नहीं बोला वर्ल्ड बैंक ने, जैसे अपन ने सिंधु जल समझौते का मतलब एक तरीके से उससे संधि को तोड़ा, तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था, ठीक है। वो बोलता है कि भाई सोवरेनिटी के हिसाब से भारत कुछ भी कर सकता है।
तो उन्होंने समझौता किया, समझौता अपन ने पीछे देख लिया कि ऊपर की जो 3 नदियाँ 20% भारत 80% पाकिस्तान में छोड़ेगा, मतलब ज़्यादातर पानी उसमें ऐसा फिक्स नहीं किया गया कि अनुपात फिक्स किया गया और रेशियो कोई फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। और आप बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप वगैरह कर सकते हो वहाँ पे। बाकी 3 नदियाँ पूर्व की जो है वो भारत पे पूरा आधिपत्य है उनके ऊपर, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, विश्व बैंक की किसकी मध्यस्थता से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से क्या किया गया, हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक क्या है, जल बांट संधि या फिर जल बंटवारा संधि है। अब इसमें 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी, सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है। इनका क्या है 80% पानी कहाँ पे जाएगा, 80% वाटर कहाँ पे, पाकिस्तान में जाएगा। रावी, ब्यास, सतलज, इनका जो है पूरा 100% पानी क्या है, भारत के अंदर रहेगा। के जल विभाजन को नियंत्रित करती है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में अड़ियल रवे, पाकिस्तान का अड़ियल रवा वही, ठीक है। और सीमा पार आतंकवाद के चलते फरवरी 2023 में विश्व बैंक को 23 की बात कर रहा था, पत्र भेजकर संधि संशोधन की मांग की थी और जनवरी 2024 में इसे निलंबित करने का संकेत दिया था, ठीक है। पाकिस्तान जा रहा था कि भाई हम क्या करें, और भारत को भाई वर्ल्ड बैंक को भेज रहा है वो। तो भारत ने जैसे युद्ध हुआ, सीज मतलब एक तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो भारत ने बोल दिया कि हम आपकी वाटर डिप्लोमेसी, पानी रोक देंगे मेरे को, या खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ठीक है। तो ये चीज़ संधि के अनुसार भारत की पूर्वी नदियां, मैंने बता दिया कि भाई सतलुज, रावी, ब्यास पर पूर्ण अधिकार है, जबकि पाकिस्तान की पश्चिमी नदियां झेलम और इनके ऊपर इनको नियंत्रण मिल गया। भारत 20% और पाकिस्तान 80% इसका उपयोग कर सकता है, यानी पाकिस्तान जो है उसको अधिकतम लाभ मिलेगा कौन सी नदियों पर, पश्चिमी नदियों पर, जिनमें कौन आपकी CGI होगी, ठीक है। आपके चेनाब, झेलम और इंडस, नीचे से जाओगे, कई बार क्रम भी याद नहीं होता ना, तो ऐसे याद कर लिया करो, जैसे CJI लिख दिया और RBS लिख दिया, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरीके से याद कर सकते हो, ट्रिक है ना, CGI RBS। अब आते हैं 1960 से लेकर अब तक संधि बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका पूर्णतः पालन नहीं किया। भारत ने संधि का पूर्णतः पालन किया, जबकि पाकिस्तान ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का दुरुपयोग किया, जैसे किशनगंगा और रतले परियोजना। अब देखो ये किशनगंगा जैसे जम्मू कश्मीर है, रतले भी उसमें है जम्मू कश्मीर, जैसे किशनगंगा तो आपके झेलम के अंदर है और रतले जो है आपके चिनाब के अंदर है, ठीक है। अब इन्होंने विरोध किया। अब देखो यहाँ तो जैसे 500 हाइड्रो का 550 जो है मेगावाट का जो है प्लांट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो रतले पे लगा हुआ है और किशनगंगा पे, झेलम पे लगा हुआ है। तो 2018 के आसपास लगाया था शायद ये। तो पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है, अब भाई हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मतलब बीच में तो फालतू क्यों कर रहा है पंचायती टाइप से, समझौते के तहत आपके पास पानी आ रहा है, तो ठीक है हम पानी भेज रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो भाई क्यों। और 90% डिपेंडेंसी है भाई पाकिस्तान की इन नदियों के ऊपर, जो पूरा पंजाब वहाँ पे फर्टाइल जो जितना भी लैंड है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फूड का, मतलब जो भी आपके ग्रेन्स वगैरह हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इन्हीं 3 नदियों के ऊपर। तो वो पंचायती कर रहा है, तो भारत ने फिर बोल दिया कि भाई एक तो पहली चीज़ तो तुम आतंकवाद फैला रहे हो, दूसरी चीज़ इस मुद्दे को तुम बार बार वर्ल्ड बैंक में ले जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत की छवि भी धूमिल होती है कि यार क्या तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो टाइप से। तो इन दोनों मुद्दों को तो बोला, तो क्यों लेके भारत भी बोल दे कि भाई ये अब सही मौका है, ये इन्होंने ये कर दिया और भारत पानी रोक दो। तो किशनगंगा, झेलम और रतले आपके चिनाब पे है, ठीक है। भू राजनीतिक, अब देखो सबसे पहले बताया कि पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे, भू राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, और आपके जो रणनीतिक प्रभाव है इसके क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भारत की कूटनीतिक स्थिति में सुदृढ़ता। अब सबसे पहले भू जो पॉलिटिकल है वो इम्पैक्ट क्या होगा कि संधि का निलंबन, भारत के पानी और खून साथ नहीं बह सकते, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या बनेगा, एक जो है इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा कि भाई ये आतंकवाद मत फैला बिना फालतू का, ठीक है। पाकिस्तान की निर्भरता बढ़ने का संकट, पाकिस्तान की कृषि और पीने का जल 90% की निर्भरता है इन नदियों की, पश्चिमी नदियों पर। तो अब भाई उसकी हालत ख़राब हो रही है, वहाँ पे नदियों के वीडियोज़ आ रहे हैं कि बिल्कुल धारा सी बह रही है, छोटी सी, मतलब पानी ही नहीं जा रहा है, पूरी डाइवर्सिटी खत्म वहाँ पे पानी की जो। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि वहाँ पे खरीफ की जो फसल बोएंगे उसमें 25% के आसपास, 26% के आसपास गिरावट आई है। हालांकि अंडर वाटर है, लेकिन पैसे नहीं है ना उनके कुएं खुदवाने के लिए, समझ रहे हो ना, बोरवेल करवाने के लिए। भाई अंडर वाटर तो है, लेकिन वो एक्सप्लोइटेशन करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा टाइम के बाद में, और इतने पैसे नहीं है ना लोग। भाई नहर के सिस्टम चला हुआ पूरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों का टाइम का बना हुआ है, उनकी तो हिम्मत भी नहीं थी, भारत आज़ाद होने के बाद बना लेते वो कुछ। भारत पर नियंत्रण से पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और पड़ गई है सुरक्षा, और हो सकता है कि सीज फायर कर दिया उसके बाद में वापस जो है चीज़ें सुधर जाए। चीन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, अब चीन भी देखो, अपन एक पड़ोसी के साथ सख्ती से नजर आते हैं, तो दूसरा पड़ोसी होता है ना अपना,
राइट वाले के साथ अपन ने मान लो कुछ चीज़ों को लेकर अपन थोड़ा सा सख्त हो गए, तो पड़ोस वाला वो भी हो जाता है कि यार खतरनाक है आदमी, इससे थोड़ा सा बच के रहना है। तो चीन के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रभाव पड़ सकती हैं, क्योंकि चीन भी क्या बड़े बड़े डैम बना रहा है, तो वाटर डिप्लोमेसी भारत उसका यूज कर सकता है इसमें ना। यदि भारत ने इस संधि में कठोर कदम उठाया तो यह चीन के साथ ब्रह्मपुत्र जल विवाद को भी क्या है एक संकेत हो सकता है कि भारत जल राजनयिक नीति जो आपकी वाटर डिप्लोमेसी है रणनीतिक उपयोग कर सकता है उसका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रणाली पर पर्सन, भाई वर्ल्ड बैंक क्या मतलब रहा तुम्हारा, ठीक है। भारत ने बोल दिया कि भाई सोवरेनिटी पहले है मेरी, संप्रभुता, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन बिल्कुल खत्म हो चुका है। भारत पाकिस्तान के मतलब एक तरीके से युद्ध ही हो गया था, ठीक है। यूएन चुप बैठा है, कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। वो दादाजी थे ना भाई, वो उन्होंने आंखें बंद कर ली टाइप से, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही उसकी। भाई इजराइल फिलिस्तीन का खांचा का मामला हो रहा है, अभी यमन में कल ही रात को वहाँ पे जो हुआ है, और इसके अलावा रूस यूक्रेन का 4 साल से चल रहा है वो मामला, 3 साल से, ठीक है। कुछ नहीं, यूएन बिल्कुल मौन बैठा है, कुछ नहीं बोलता है, वो भाई स्टेटमेंट निकालता है कि भाई चुप रहो शांति रखो टाइप से, लेकिन चल नहीं रही ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड बैंक की भी सेम। तो एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी पर्सन है कि भारत ने विश्व बैंक की निष्क्रियता को उजागर किया है कि भाई कुछ भाई ठंडे बस्ते में चला गया वर्ल्ड बैंक, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी, ठीक है। जिससे भविष्य की जल संधियों का बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका पर पुनर्विचार संभव है कि जो भी अब आप ट्रीटी जो करें वर्ल्ड बैंक के साथ आपकी पार्टनरशिप्स हैं, तो उनके ऊपर या फिर इन फ्यूचर आप जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह करते हो, ट्रीटी करते हो, तो उनके आप पुनर्विचार करना उनके ऊपर संभव है। क्योंकि ये तो क्या है, वर्ल्ड बैंक भी क्या हो गया, शिथिल हो गया टाइप से, और वर्ल्ड बैंक आपके सिलेबस में इकोनॉमी में, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि भाई वर्ल्ड बैंक मतलब कहाँ क्या उसका कोई अदर ऑप्शन है क्या टाइप से, ठीक है। अब पर्यावरणीय इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, आपको कॉमन सेंस है कि भाई नदी जा रही थी पहले, वहाँ पे जो भी थी मतलब जैसे आपकी सिंधु जल नदी में तो डॉल्फिन भी रहती है, ठीक है, जो मीठे वाटर वाली अपने आपके सिंधु में रहती है, एक आपके इधर जो है कौन सी नदी है वो उड़ीसा के आसपास वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और एक म्यांमार में नदी है वहाँ पे जो है पाई जाती है सिद्धि मीठे, एक वो चाइना की है सूसू करके। तो ये 4 ही नदियाँ जहाँ पे मीठे पानी की जो है डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। तो जल प्रवाह में अचानक परिवर्तन, जल प्रवाह पानी जा रहा था खत्म, मछलियाँ डाइवर्सिटी जो भी डाइवर्सिटी थी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, और आसपास जो है वाटर स्ट्रक्चर है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। यदि भारत जल को रोकने या मोड़ने का विकल्प अपनाता है और अपना लिया, इससे सिंधु डेल्टा विशेषकर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में पर्यावरणीय क्या हो सकता है, असंतुलन हो सकता है। जैव विविधता पर बायोडाइवर्सिटी 100% की गिरावट हो जाएगी, मछलियाँ पक्षियाँ और अन्य जल जो भी डिपेंडेंट थे उन सब की प्रवास प्रणालियाँ वो भी क्या हो सकती हैं, बाधित हो सकती हैं। जल परियोजनाओं की तीव्रता, ठीक है। भारत दो देखो नेगेटिव लिख दिया आपने, अब पॉजिटिव क्या हो सकता है, भारत द्वारा छोटे बांध जल विद्युत परियोजनाओं को गति देने से। अब देखो भारत क्या करेगा, पानी रोक रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इससे क्या होगा, लैंड एक्विलाइजेशन करेगा, तो इससे क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, छोटी परियोजनाएं होंगी, भूकंप वगैरह का जो है विस्थापन वगैरह का मुद्दा बढ़ सकता है। पर्यावरण चिंता, पारिस्थितिकी तंत्र बदलाव जो है, एक तरीके से वो पानी स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको अचानक से कहाँ ले जाओगे आप, ठीक है। तो वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। मान लो स्टोर कर लिया, डैम टूट गया आपका मान लो, तो वो भी जैसे किशनगंगा और आपने रतले परियोजना बनाई हुई है, तो उनका डैम वगैरह स्टोर कर लिया आपने, टूट गया, फिर क्या करोगे आप। तो वही है कि स्ट्रक्चर आपके क्या है, दबाव भी बढ़ सकता है एक तरीके से, इस तरीके का भी, और इससे भूकंप वगैरह आपको पता है इसकी समस्याएं बढ़ती हैं, भूस्खलन वगैरह। अब जियो स्ट्रेटेजी या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेटेजी का आपके इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले जल को रणनीतिक संसाधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन अभी पता चल गया कि यह कदम भारत की जल की भू राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने के नीति परिवर्तन का संकेत देता है कि केवल हथियार वगैरह से नहीं, हम जल के माध्यम से भी एक रिसोर्स है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी क्या है डिप्लोमेसी का पार्ट बना सकते हैं। उत्तर भारत में जल उपयोग दक्षता में क्या किया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है, जैसे राजस्थान है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है भाई जल की कमी है। मान लो वेस्टर्न राजस्थान तो है ही, जैसे आप झुंझुनू सीकर आप ये वाला बेल्ट भी देखोगे ना, जयपुर वाला, जैसे आपने मैं जयपुर का ही हूँ, तो जयपुर के आसपास आपको पता है कि ग्राउंड वाटर क्या है खींच लिया है भाई, ये हर खेत के अंदर 5-5 बोरवेल करवा रखे हैं लोगों ने, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उधर उधर उधर, तो यहाँ पे तो बहुत डेंजर स्थिति में, जयपुर के आसपास तो हालत ख़राब है टाइप से पानी के, और खारापन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये पत्थर का पानी है 1500 फीट के नीचे, पहले तो 4-5 लाख रुपए वो लग जाते हैं, फिर कई बार सूखा भी निकलता है बेचारा लोगों के, तो क्यों, क्योंकि ऊपर पानी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे नहर सिस्टम ये डेवलप वगैरह किया जा सकता है इन फ्यूचर, ये नदी जोड़ों की बात करें, लेकिन यहाँ पे रियल में नीड है, ये वाला बेल्ट है ना चंबल से सीधा या फिर इधर जो है इन बनास वगैरह नदी से जोड़ा जा सकता है।
संधि के निलंबन से भारत की पूर्वी और पश्चिमी नदियों में जल का बेहतर दोहन और उपयोग कर सकता है, जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सिंचाई व बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी। लद्दाख में भी जैसे सिंधु आ जाती है तो वहाँ पे भी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। और राजस्थान का भी लिखना चाहिए था कि भाई राजस्थान में भी क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, या फिर हरियाणा, राजस्थान में, और खासकर राजस्थान तक, एटलीस्ट नॉर्थन राजस्थान जो है वहाँ पे चीज़ें की जा सकती हैं नहर वगैरह के माध्यम से। ठीक है। पाकिस्तान का दबाव में लाना, संधि का निलंबन पाकिस्तान को आतंकवाद के लगाम लगाने हेतु राजनयिक रूप से, अब देखो भाई आतंकवादी प्यास से मर रहे हैं, मान लो सिंधु के आसपास ही रहते थे, ठीक है, तो उनकी हालत ख़राब हो सकती है और पाकिस्तान एक प्रेशर में आ सकता है कि यार ठीक है मैं भाई ध्यान रखूँगा आतंकवाद, मतलब मैं जो है एक तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट आतंकवाद जो है टेररिज्म है उसको मैं बढ़ावा नहीं दूंगा। ठीक है। भविष्य की जल संधियों पर प्रभाव भी हो सकता है कि यह भारत की कड़ाई से सौदेबाजी नीति का प्रतीक है, जो अन्य सीमावर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश के साथ जल नीति, जैसे भाई काली नदी विवाद चल रहा है ना नेपाल के साथ में, और आपके ब्रह्मपुत्र वाला विवाद, और बहुत सारी तिस्ता वगैरह नदी होगी, बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है उनका। ठीक है, जैसे तिस्ता मेनली, तो वो उन नदियों उनको भी संकेत है कि भाई फालतू पंचायतें मत करो, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था, वहाँ के कुछ सेना के अधिकारी थे कि भाई पाकिस्तान भारत उधर उलझ जाएंगे तो हम क्या है पूर्वोत्तर को कब्जा लेंगे। ठीक है, तो वही मतलब भाई जब संकट में होती है ना चीज़ें, तब वो फालतू के जो लोग होते हैं ना वो भी फिर शेर बन जाते हैं टाइप से। बाकी कुछ नहीं होना जाना पता है, बांग्लादेश का भी हालत ख़राब है वहाँ पे भी। ठीक है, और पाकिस्तान की तो हालत आपको पता ही है, नहीं है बेचारों की। वाकई में वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ मैं भी कई बार, तो लगता है कि यार कहाँ, है ना। अब निष्कर्ष कैसे लिखोगे, ये तो चीज़ें हो गई कि भाई इम्पैक्ट आपने बता दिया, जियो स्ट्रेटेजिक बता दिया, स्ट्रेटेजिक बता दिया, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। केवल संधि नहीं पूछी आपसे, ठीक है, ये चीज़ें भी पूछी है। सिंधु जल संधि भारत की सहिष्णु जो है शांतिप्रिय कूटनीति का प्रतीक रही है, भारत ने हमेशा इसका सपोर्ट किया है, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय जो मंचों पर भारत विरोधी अभियान, क्योंकि भारत को वो जैसे अभी लपेटा भारत ने कि हमने हमला करवाया नहीं, और यूएन का क्योंकि अब अध्यक्ष है वो अस्थायी, जो अस्थायी सीट है ना यूएन की 15 सदस्य होते हैं जिसमें टोटल 10 अस्थायी होते हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अभी अध्यक्ष है वो। ठीक है, तो वहाँ पे उसने मीटिंग बुलाई यूएन में, और वो बोल रहा है, और खुद की बेइज्जती करवा ली उसने टाइप से। अभी 5-6 दिन पहले की बात है जब युद्ध भारत ने मतलब वो दिया था कि भाई एक दूसरे पे ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, तो उसने मीटिंग बुलाई और बोला कि भाई हम पे भारतीय इस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है, हमने कोई आतंकवाद पे, लेकिन वहाँ पे बहुत बेइज्जती हुई उसकी। ठीक है, भारत को इस संधि का पुनर्मूल्यांकन की ओर ले गया। इस कदम से भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह अब सहयोग के साथ दृढ़ता की नीति अपनाएगा कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। जब पड़ोसी दोस्त, ये मैंने लाइन लिख दी ऐसे, जब पड़ोसी दोस्त नहीं बनते तो समझौते की धाराएं भी थम जाती हैं, मतलब धाराएं मतलब वो नदी से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। जब पड़ोसी दोस्त नहीं बनते तो समझौतों की धाराएं भी क्या हो जाती हैं, थम जाती हैं। पता ही होगा ना आपके, भाई पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, उसके खेत से रास्ता आ रहा है तो वो वहीं तार काट देगा टाइप से कि ठीक है भाई आज से रास्ता बंद, किसी दूसरे खेत से आ, अब तेरा ट्रैक्टर इधर से। मैं तो गाँव का हूँ भाई, देखो गाँव की चीज़ें होती हैं आसपास। अभी तो कम हो गया, अभी लोग समझने लग गए, खासकर नई जनरेशन जो है ये चीज़ें समझने लग गई। ठीक है, नहीं पहले तो ये होता था जब बचपन में देखते थे तो भाई किसी की लड़ाई हो गई तो फिर बोलना भी नहीं है, पहले बहुत घुल मिल रहे हैं, मतलब ठीक है, और फिर खेत के रास्ते बंद हो गए, तार मान लो आपके दूसरे खेत से खेत नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे होता है ना, जैसे गाँव में आपने देखा होगा, देखो ये एक्चुअलिटी है। मान लो आपका खेत यहाँ पे और बीच में किसी एक का खेत है, ठीक है, तो आपको इस खेत में जाना है, तो इसने मान लो लड़ाई हो गई पड़ोसी से, तो इधर रास्ता बंद कर देगा। तो ये भी एग्जाम्पल है भाई, ये मतलब आप एक्चुअलिटी देखो क्या गाँव के आसपास जो चीज़ें होती हैं वो देश के स्तर पर हो रही हैं, पड़ोस के स्तर पर। ठीक है, जो आपके पड़ोसी के साथ जो बिहेवियर होता है, तो वही चीज़ें, वो गंदा पानी आ रहा है तो आप धुआं लगा के उसके आंखें जला दोगे टाइप से, तो ये होता है चीज़ें, गांव के अंदर होती हैं चीज़ें, और अभी तो कम हो रही हैं, आने वाली जनरेशन समझ रही है, और पानी भी कम हो गया, तो वो बोलते हैं कि यार क्या ही करना, क्यों ही ज़मीन पे लड़ना। पहले लड़ते थे भाई ज़मीन पे, थोड़ी सी भी टुकड़ा हो गया तो ठीक है भाई, इधर उधर सींव काट ली, सींव बोलते हैं हम, जो पगडंडी होती है ना उसको, तो काट ली तो लड़ मर रहे हैं टाइप से। ठीक है, तो अभी चीज़ें कम हुई हैं, तो वही है कि भाई समझौते की धाराएं भी थम जाती हैं जब आपके पड़ोसी क्या है उसके संबंध अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये सीधा सीधा आपके क्वेश्चन बन सकता है, मजाक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छे से आपको मैप भी बनाना है, जैसे मैंने मैप बताया ना, तो सिंधु जल समझौते में आप मैप बनाकर तीनों छः नदी, 3 नदी ऊपर वाली और 3 नदी नीचे वाली मेंशन करनी है अच्छे से। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब आता है शिमला समझौता। 1972 में आपको पता है कि आपके इंदिरा गांधी जो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ठीक है, लेडीज़ नहीं थी, आदमी थे भाई साहब, जुल्फ़िकार साहब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। आपको पता है कि 93,000 सैनिक अपने, जब आप बांग्लादेश को अलग करवा रहे थे, अभी वही बच्चा हमने उसको अच्छे से दिया था और वही अभी आंखें दिखा रहा है टाइप से। ठीक है, ये होता है
कि माता पिता, कई बच्चे देखे होंगे ना आपने कि भाई माता पिता ने उनको सक्सेस किया और फिर उसी को आंख दिखा रहे हैं, उसी को पीट रहे हैं टाइप से बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, उन्हीं को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। और जो है मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो कोई मतलब का नहीं है। मेरा तो सीधा सा व्यू है कि यार, तो वही चीज़ है कि बांग्लादेश को हमने पाला परोसा और वही अभी आंखें दिखा रहा है, वही चाह रहा है कि हम पूर्वोत्तर को हड़प लें। वाह, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन कोई ऑफिशियल उसका सपोर्ट वगैरह नहीं रहा, क्योंकि वही चीज़ें कई लोग नहीं समझते चीज़ों को। शिमला समझौता 1972 भारत पाकिस्तान संबंधों में शांति और स्थिरता का क्या रहा है, आधार रहा है, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इस समझौते को निलंबित है। देखो हमने सिंधु समझौता जैसे ही किया ना, तो उसने बोला कि हम जो आपकी सीज फायर वाला जो है ना एग्रीमेंट शिमला समझौता, उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। करने के निर्णय के आलोक में इससे संभावित भू राजनीतिक और सुरक्षा प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए कि भाई इससे मान लो आपने वैसे सीज फायर तो ऑफिशियली घोषणा कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट के बारे में अभी कुछ नहीं बोला है। तो शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, उसका मोटिव यही था कि भाई हम क्या करेंगे, अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, एक दूसरे से जो है युद्ध नहीं करेंगे टाइप से, कुछ भी डिप्लोमेसी का चैनल हमेशा क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। तो उसी से रिलेटेड था ये शिमला समझौता। 1972 में हुआ। शिमला में इसलिए चले गए क्योंकि जुलाई का महीना था और 2 जुलाई के आसपास का, गर्मी थी इधर, तो बोला चलते हैं ठंड में, गर्मी का माहौल है तो वैसे ही गर्मी फैली, तो ठंडे इलाके में शिमला में चल के समझौता करते हैं टाइप से, ठीक है। ये मजाक के लिए, लेकिन ऐसा ही कुछ रहा होगा इसलिए गए होंगे शिमला, दिल्ली में कर लेते नहीं तो। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट पता है ना, शिमला समझौता तो बेसिक पता होना चाहिए कि भाई LOC आपकी जो है लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ था, पता है आपको, ठीक है। और युद्ध में भारत ने डोमिनेंस था, भारत ने एक तरीके से युद्ध जीत लिया था। उसके 93,000 सैनिक, कराची तक भारत पहुंच गया था, ठीक। POK ओके तो सब आ गए थे, कराची तक आ गया था भारत के कब्जे में। 93,000 लगभग सैनिक जो थे वो भारत ने कैप्चर कर लिए थे, उनको घुटनों के बल बिठा दिया था, ठीक है। तो फिर ये एग्रीमेंट होता है कि भाई फिर पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे, और एलिगेशन भी लगते हैं सरकार के ऊपर कि बांग्लादेश तो अलग क्षेत्र, वो तो ठीक है, बांग्लादेश बना दिया आपने 1971 में, ठीक है, जीत के। लेकिन आप POK भी ले सकते थे, थोड़ा पाकिस्तान का जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है, सरक्रिक वाला जो विवाद है, वो भी देखो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हाईलाइटेड है मुद्दा, कौन सा, शिमला समझौता, सिंधु समझौता। लेकिन सरक्रिक विवाद क्या है, काफ़ी ढेर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ क्या, कौन सा विवाद बता रहा हूँ मैं, सरक्रिक, सरक्रिक विवाद। ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, गुजरात में डिस्प्यूटेड एरिया है कि जो पानी, मान लो गुजरात में जैसे ये लैंड है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे विवाद है ये थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई जो पानी वाला जो इलाका है जो पूरा किसका है, मतलब जो क्रिक है, क्रिक सर क्रिक मतलब संकरी जो होती है ना, उससे रिलेटेड है। मैं इसका क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है, ये स्टैटिक में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये दोनों हाईलाइटेड रहे, ये हाईलाइटेड नहीं रहा है, तो ये भी विवाद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से भी उंगली कर रहा है टाइप से, ठीक है। क्योंकि कोई मेरे मित्र लगे हुए हैं, तो उनसे कल ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो वहीं पे है, मतलब वो है ड्यूटी वहीं पे है, सर क्रिक पे ही। तो वो बता रहे थे कि यार इधर भी टेंशन चल रही हैं कि फालतू की हो रहा है यहाँ पे भी तनातनी टाइप से। तो बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कैसे। शिमला समझौता पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे इधर से, उधर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है, भुट्टो साहब ने, उन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षरित कर दिया, ठीक है। जो 1971 के युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु किया गया था, पता है आपको। इस समझौते ने दोनों देशों के विवादों को केवल क्या है, शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय माध्यम से, कि जो भी विवाद होंगे उनको सुलझाने का वचनबद्ध किया, और पाकिस्तान ने इस वचन को तोड़ दिया, ठीक है। और सीज फायर का बोल के भी जैसे अभी बता रहे हैं कि भाई बॉर्डर पे अभी भी ऐसा कि हो रही है, ड्रोन अटैक वगैरह हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इस समझौते को 24 अप्रैल 2025 करने को निलंबित किया, क्योंकि 22 अप्रैल को आपके आसपास वो हुआ था, और भारत ने 23 अप्रैल को पानी रोक दिया, तो 24 अप्रैल को उसने एक्ट कर दिया कि हम भी क्या करेंगे, शिमला समझौते को रद्द करते हैं। LOC की स्थिति कूटनीतिक संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब देखो, सीज आपने मान लो कि जो शांतिपूर्ण समझौता कर रखा था कि हम सीमाओं का ख्याल रखेंगे, LOC की स्थिति और जो भी डिप्लोमेटिक चैनल है उनको खुला रखेंगे, तो उन चीज़ों को क्या है, चुनौतीपूर्ण बना दिया इस चीज़ ने। अब समझौते के प्रमुख बिंदु, द्विपक्षीय का सिद्धांत। अब देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट से रहे थे कि भाई क्या क्या इसमें जो है समझौता किया गया। तो सबसे पहले द्विपक्षीयता का सिद्धांत कैसे, कि दोनों से सहमत हो गए कि हम विशेष रूप से, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, ठीक है, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं, अपने दोनों ही सुलझाएंगे इसको। और पता नहीं उस टाइम पे क्यों नहीं सुलझाए, शिमला समझौते में LOC भी, भाई कराची के सैनिक आप दे रहे हो तो LOC का मुद्दा सुलझा लेते उसी टाइम पे आप, या फिर पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो सुलझा लेते उसी टाइम पे। जम्मू कश्मीर वाला, मैं पाकिस्तान फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान ज़्यादा ही आ रहा है इस टाइम पे। तो आपके POK है, आपके जो जम्मू का मुद्दा है,
ठीक है, वो क्या कर लेते, सुलझा लेते उस टाइम पे। आप एक टेबल पे बैठे थे तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, उसके काफ़ी एलिगेशन लगता है, विपक्ष अलग बोलता है और पक्ष जो है वो अलग बोलता है, दोनों देश सहमत हुए। ठीक है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना होगी। कैसे कि 1971 की युद्ध की सीज फायर लाइन को एलओसी में बदला गया। ठीक है, जिसे दोनों देशों ने आदरपूर्वक क्या है मानने की बात कही। ठीक है, युद्धबंदियों की रिहाई, 93,000 जो युद्धबंदी थे उनको शर्त बिना शर्त के क्या रिहा कर दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा क्या है मानवीय कदम माना जाता है कि भाई युद्धबंदियों को पकड़ा, क्योंकि आप सिविलियंस जो होते हैं उनके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, उनको पकड़ लिया तो उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये युद्ध नीति 1948 के आसपास की है। तो उसमें ये मेंशन नहीं चाहिए कि भाई युद्ध किस तरीके से लड़ा जाए, उसमें सिविल कैजुअलिटीज़ नहीं हो। पाकिस्तान तो ये बदमाशी कर रहा है अपने, तो भाई जो आतंकवादी वहाँ पे पनप रहा था उन चीज़ों को, या फिर जो डिफेंस की जो चीज़ें थी उनको ही अपन हार्म कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है जैसलमेर में, या फिर जो सिविलियन जा रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, टैक्स वगैरह कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। युद्ध जो आपकी नीति होती है उसके वो चीज़ें खिलाफ है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें उसमें शर्तें रखी गई। सीमा पार शांति, दोनों पक्षों में सीमा संघर्षों से बचने और सामान्यकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से इस पर सहमति बनी। अब हालिया निलंबन का संदर्भ क्या है कि 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते से निलंबित करने के जवाब में क्या कर लिया, शिमला समझौता भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। ठीक है, यह निर्णय पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, इसके लिए जो भारत ने कठोर जल कूटनीति अपनाई उसके विरोध में एक तरीके से ये किया गया। ठीक है, तो भारत के इसने काउंटर करने के लिए इस नीति शिमला समझौता, तो उसने बोला कि भाई, और भारत ने फिर भारत तभी तो अटैक कर पाया ना कि भाई शिमला समझौता रहा ही नहीं, तो भारत ने बोला कि ठीक है भाई 7 मई को भारत भी क्या है ड्रोन पहुंचा दी और वहाँ पे कैजुअलिटीज़ वगैरह काफ़ी मात्रा में की, जो आतंकवादी संगठन वगैरह वहाँ पे पनप रहे थे। अब भू राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे अपन देखे एक सिंधु जल समझौता है तो उसके भू राजनीतिक प्रभाव देखे अपन ने, रणनीतिक प्रभाव देखे, उसके अपन ने जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स थे वो देखे। ठीक है, तो एलओसी की स्थिति पर संकट उत्पन्न हो सकता है और हो ही रहा है वो एक्चुअल। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, भू राजनीतिक प्रभाव में एलओसी की स्थिति, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उस पर ऊपर अभी क्या हो रहा है, गोलीबारी चल रही है। एलओसी की वैधता और सीमाओं पर सहमति शिमला समझौते से आई थी, इसके निलंबन से एलओसी पर संभावित सैन्य संघर्ष और घुसपैठ की जो है संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पहले तो क्या होता था कि भाई कहीं ना कहीं वो एक बाउंड्री थी, शिमला समझौता था तो वो ख्याल रखता था, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का खतरा हो सकता है, और हो गया भाई सीज फायर करवाया किसने, पाकिस्तान उसने आके अमेरिका ने आके। ठीक है, तो पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की मांग फिर से उठा सकता है, क्योंकि पहले तो भाई मना कर दिया था इसमें, लेकिन वो फिर भी गधा है, वो उठाता था उस पर, नीति का कुछ कभी पालन किया नहीं उसने। ठीक है, जिससे भारत की द्विपक्षीय नीति को झटका लग सकता है। भारत की कूटनीतिक जो है साख वो क्या हो सकती है एक तरीके से मजबूत, कैसे, भारत अब तक तर्क देता रहा है कि पाकिस्तान ने स्वयं को द्विपक्षीय संधियों को तोड़ा, जिससे उचित प्रतिक्रिया की नैतिक आधार भारत के पास होगा। तो सिंपल सी बात है कि भारत भी कूटनीतिक साख जो भारत की, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मुद्दा जो है शिमला समझौता तोड़ा है, भारत ने नहीं तोड़ा। ठीक है, भारत ने डिप्लोमेसी के तौर पर भाई जो द्विपक्षीय मुद्दा था ना ही, तो बाकी जो आपके ट्राइलेटरल मुद्दा कौन सा था आपके सिंधु जल समझौता, उसमें आपके वर्ल्ड बैंक जो है वो शामिल था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं। सुरक्षा का प्रभाव कैसे हो सकता है, सीमा पर तनाव और संघर्ष की आशंका बढ़ी रही है भाई, लगातार आपकी गोलीबारी वगैरह हो रही है। एलओसी पर संघर्ष विराम की स्थिति अब अस्थिर हो सकती है, इससे आपकी घुसपैठ गोलीबारी बढ़ रही है और आतंकवाद की क्या है और बढ़ोतरी हो सकती है। जो जम्मू कश्मीर आपके 370 हटने के बाद शांत हुआ था, टूरिज्म बढ़ा था, वो चीज़ें क्या हो सकती हैं वहाँ पे और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, कैसे, पाकिस्तान इस बहाने आतंकी गुटों को और अधिक सक्रिय कर सकता है, समर्थन देकर भारत के खिलाफ असंवैधानिक युद्ध की क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, असंवैधानिक युद्ध को क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। सैन्य तैयारियों में वृद्धि, भारत में अब एलओसी और नियंत्रण क्षेत्रों में अधिक सैनिक निगरानी और तकनीकी संसाधन लगाने की आवश्यकता हो सकती है। तो भारत का जो रिसोर्सेज है, जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था 5G 6G पे जो खर्च होना चाहिए था, वो अब डिफेंस की जो टूल्स हैं उन पे खर्च होगा। ठीक है, तो युद्ध देखो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आवश्यकता हो तो करना ही, अभी जैसे माहौल था कि कर लेना चाहिए था, अभी रुकना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल व्यूज़ है। ठीक है, कि अभी कुछ ना कुछ तो ऐसा पाकिस्तान को, मान लो उसने हाथ तो जोड़ ही दिए तो घुटने पे बिठा देना चाहिए था उसको। ठीक है, ये पता नहीं क्या फेलियर डिप्लोमेसी रही अमेरिका के ट्रंप साहब दादा जो हैं अपने, वो ग्रांड पा एक तरीके से वो मैसेज कर रहे हैं ट्विटर पे कि भाई ठीक है मैंने युद्ध रुकवा दिया टाइप से। तो भाई रूस यूक्रेन में रुकवा दे, यूक्रेन तो तेरा ही है, वहाँ क्यों करवा रहा है, इजराइल में करवा दे, कल आपके वहाँ पे यमन में जो कर दिया उसको रुकवा दे। ठीक है, तो वही पंचायती तीसरे पक्ष का जो मैंने लिखा ना पॉइंट वो हो गया। अब अन्य प्रभाव, द्विपक्षीय संवाद पर विराम, शिमला समझौता, अब भाई डायलॉग हो ही नहीं पाएगा आपके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच प्रतिक्रियात्मक जो संवाद है। ठीक है, दक्षिण एशियाई स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है कि सार्क जैसे क्षेत्रीय मंच पहले ही निष्क्रिय हैं, अब क्षेत्रीय सहयोग का नया और शरण हो सकता है कि जो सार्क तो पता है आपको कि पहले आपके जो है
अटैक हुआ था ना, कौन सा हुआ था 2019 के आसपास, तो उसके बाद से वो तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो अब आपकी जो उसकी संभावना थी कि भाई कुछ हो सकता है कुछ आगे, तो वो तो और ज़्यादा क्या है, खड्डे में चला गया टाइप से। अब निष्कर्ष कैसे लिखोगे कि शिमला समझौता केवल एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि भारत पाक संबंधों की क्या है, कूटनीतिक क्या थी, स्तंभ था। पाकिस्तान द्वारा इसे निलंबित करना न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए एक झटका है, बल्कि यह भारत के लिए भी अपनी रणनीतिक और सैन्य नीति को क्या है, पुनर्संतुलित करने का संकेत है कि भारत को और ज़्यादा क्या है, रिफॉर्म करने की जरूरत है इसमें। अब भारत को मजबूत कूटनीतिक, सटीक सामरिक तैयारियां और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सहारे आगे की रणनीति अपनानी होगी। ठीक है, आगे की रणनीति अपनानी होगी भारत को। ठीक है, तो ये आपके क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, बिम्स्टेक का देखा था। ठीक है, आपके 6th बिम्स्टेक समिट थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि आपके सिंधु जल समझौता हो गया, सिंधु जल समझौता, आपके फूले साहब हो गए, ये देखो बहुत करंट में रहे ना, और शिमला समझौता हो गया, ये क्या है आपके करंट में रहे, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, और अप्रैल का और आपके जो है मई का करंट अफेयर जल्दी आपके ऐप पे शो हो जाएगा। और आगे तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर चैम्पियनशिप 2025 है, ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदा आपको ही होगा, नहीं तो करंट वहाँ पे लिखते टाइम लगेगा भाई, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं अभी हवाबाजी में चल रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं भाई, कुछ नहीं होगा उससे। सिंपल आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर नंबर लेने हैं, ठीक है, तो नंबर लेने हैं तो आपको करंट अफेयर का जो है मसाला तड़का लगाना ही पड़ेगा। स्टैटिक लिखो कितना भी, फुले पे अगर स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, मूवी अगर मेंशन नहीं कर रहे हो आप, प्रेजेंट की जो उनकी एक तरीके से मैंने जैसे बताया ना कि भाई कहीं ना कहीं जो आपके स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का भाव था, फुले की फिलोसॉफी से था। अम्बेडकर, आपके पेरियार वगैरह, वो जो फिलोसॉफी थी वो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से फुले से इंस्पायर थे वो भी लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करंट की, जैसे फुले मूवी आई तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे लिख देंगे कि फुले ये गुलामगिरी के बारे में बेसिक चीज़ें आपने बता दी, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, आपको करंट की चीज़ें 100% मेंशन। मैं कह रहा हूँ फुले से सीधा क्वेश्चन नहीं आया, सोशल रिफॉर्म से आता है, तो फुले मूवी का मेंशन करो ना आप। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई दिसंबर से पूरा हो गया है, जनवरी पूरा हो गया है, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह बहुत बढ़िया। ठीक है, और आरपीएससी अगर अपनी साख बचाना चाहती है ना, तो वो करंट अफेयर को इस बार देखना करेगी। वो ईओआरओ का मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने दिखा दिया कि भाई करंट अफेयर मैं थोड़ा सा घुमा के पूछूंगा, सीधा नहीं पूछूंगा अब। ठीक है, जनवरी करवा दिया हमने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई तक का करवा दूंगा मैं, 20 मई के आसपास तक का पूरा, क्योंकि उसके बाद के पेपर बन जाएंगे, प्रिंट वगैरह होते हैं तो भाई 15-20 दिन लगते हैं उसमें। ठीक है, तो मई तक का पूरा कंप्लीट आपके करंट अफेयर। और साथ में यूट्यूब पे भी मैं एक क्लास ले आऊँगा, जिसमें देखो पूरा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोर्स चला रहे हैं, तो कुछ चीज़ें यूट्यूब पे भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो और लाऊंगा छोटा सा, तो 1.5-2 घंटे का। ठीक है, और उसके बाद में आपके ये ऐप के ऊपर अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। तो बेसिक यार हमने फीस रखी है, बहुत ज़्यादा ऐसे गलाकाट जो चलता है मार्केट में, आपने देखा होगा कोचिंगों के अंदर हालत, है ना, तो वो सब नहीं किया है। और बेसिक सा है, बैक टू सोसाइटी है कि भाई जो हमें आता है वो हम अच्छे से आपको बता पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, और हमें जो लगता है कि भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आप तक अच्छे से पहुँच जाएँ। देखो क्वेश्चन देखा होगा आपने, मज़ा आया। ठीक है, तो वही है कि ये मज़ा हम सबको देना चाहते हैं, जो RAS एस्पिरेंट है, सबको मज़ा आए, सब अच्छे से करें। और जो आपके मेंस में है, जो आपके मार्क्स है वो कैसे बढ़ा सकते हो आप, तो वो ऐसे ही बढ़ा सकते हो कि भाई करंट आप जो है वो आपकी एक थाली है, तो उसमें एक ऐसे है कि भाई उसमें आपके मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने सब्जी रोटी खा रहे हो, नहीं, उसमें वो सलाद भी हो, तो वो सलाद का काम करेगा, फाइबर का काम करेगा। आपके RS मेंस के क्वेश्चन में सीधे सीधे क्वेश्चन भी बन सकता है, और आपके इस तरीके से कंटेंट वगैरह भी आ सकता है सीधा सीधा। और आपको जो भी मैं डाटा बता रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें आपको लिखनी है उसमें। कोई भी क्वेश्चन आ गया मान लो, तो उसमें आपको वो डाटा कहाँ काम आ सकता है, तो वो आपको जरूर मेंशन करना है। ऐप के अंदर बहुत अच्छे से छोटे क्वेश्चन के हिसाब से भी करवाया है। और इस बार साइंस टेक्नोलॉजी में जैसे जितने भी अभी सुन रहे थे ना, मिसाइल इधर वो हो गई, उधर हो गई, ड्रोन हो गए, ठीक है, कामिकाजी ड्रोन वगैरह हो गया, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक बार और अच्छे से मैं बता दूंगा। बाकी बलराम सर ने करवा दिया है कुछ, बाकी मैं अच्छे से मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बना के वो और अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, ये तो ऐप के ऊपर अप्रैल तक का आ जाएगा 1-2 दिन में, और आपके पूरा कंप्लीट आपके मई तक का करंट अफेयर्स में करवाएंगे, दिसंबर से, और इतना ही पूछता है। और मेनली जो आपके हॉट रहेगा अप्रैल रहेगा, इसके बाद मार्च रहेगा, और अप्रैल पे और अच्छा काम कर रहा हूँ कि भाई कुछ छूटे नहीं, जो आ जाए, और ऐसा भी नहीं कि कोई फालतू में कचरा उसमें नहीं पड़ा हूँ टाइप से। ठीक है, तो ये कोर्स है, ज्वाइन कर लेना और अपने साथियों के साथ। और मैं तो कह रहा हूँ एक बार यार देखना ऐप पे जाके कुछ PDFs वगैरह, और PDF भी है आपके पास। स्टैटिक आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आप उसको केवल रिवाइज करोगे भाई, एक दिन में एक छोटे वाला सब्जेक्ट निपटाओ, और साथ में करंट अफेयर का 1 मंथ निपटाओ।
4 घंटे का वीडियो है, 3 से 4 घंटे का बीच बीच में। पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको 1.5 से 2 घंटा लगेंगे आराम से। वीडियो चलाओ साइड में, पीडीएफ खोलते जाओ, पढ़ते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ एक बार, और इतने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। मैं बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद भी समझ में आता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ा दिया टाइप से, मतलब टीचर को अनुभव होता है चीज़ें, लेकिन मेरे को अनुभव पॉजिटिव हो रहा है कि यार मैंने अच्छा पढ़ा है, मतलब जस्टिस की है मेरे साथ, ठीक है। और वही चीज़ है कि भाई करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ा रहा है, हमने शुरू किया है, ठीक है। और अच्छा रेस्पॉन्स है, और अच्छा रेस्पॉन्स आते हैं कि भाई और ज़्यादा इसकी जो है, जो बैक टू सोसाइटी जो मेरा मोटिव है कि, क्योंकि फ़ीस पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। फ़ीस देख के आपको लग रहा होगा कि फ़ीस कमाना मोटिव हो, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बेसिक फ़ीस है, इतनी ही रहेगी लास्ट तक, ठीक है। तो अच्छे से आप ज्वाइन करिए इसको, और कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़िए यार। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। आरपीएससी मेरी वीडियो देख रही है, ठीक है, ऐसे मान लेना आप तो कहीं ना कहीं पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ देखे और इस तरीके से क्वेश्चन बनाए यार। यूपीएससी देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनाती है, इस तरीके की यूपीएससी मेंस में दिख जाएंगे आपको क्वेश्चन, ये सीधे सीधे, ठीक है। और काफ़ी जो यूपीएससी के मेंस लिखे बच्चे दिल्ली से, जैसे जिनके मेरे मित्र वगैरह हैं, उनके पता चला उनको तो ऐसे, तो उन्होंने ज्वाइन किया, उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है कि यार बहुत अच्छा है ये, मतलब फीडबैक मैं उनसे भी लेता रहता हूँ। तो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू तो हो गया खैर, अब तो फाइनल रिजल्ट ही आ गया, जिनमें हमारे मित्र भी 1-2 बने हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, ठीक है। साथ ही हैं हमारे वो भी। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इतना ही कहूँगा मैं कि ज्वाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। और एक स्लाइड, हाँ, और बलराम सर का पता ही है आपको कि भाई बहुत मिनिमम फीस है ये भी, 5 का स्क्वायर फीस रखी है इन्होंने, 500 से 2500 रुपये। मेंस के हिसाब से जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनका बहुत अच्छे से जो आपका एनालिसिस है 360 डिग्री, ठीक है। मैनेजमेंट जैसे मैंने करवाया है इसमें, इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है ना, वो मैंने अच्छे से करवाया इसमें, बहुत अच्छे से। बिहेवियर आपके सोशोलॉजी हो गया, ऑडिटिंग हो गई, और स्पोर्ट्स हो गया, और लॉ हो गया। तो इनको भी आप जैसे रिवीजन मान लो मोड पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई अभी तक उन्होंने छुआ भी नहीं है सब्जेक्ट को, तो सीधा वीडियो देख के आप ये कर सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर का तो आपको पता ही है कि लास्ट में आपको ये चीज़ें फिर कह रहा हूँ कि फेथ करना और अच्छे से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अच्छे से करंट अफेयर, क्योंकि आपकी ये काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। वो मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसी भी चीज़ हो, तो आप सलाद तो खा ही सकते हो ना हर चीज़ के साथ। तो वही चीज़ है कि भाई ये आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। आंसर कैसे लिखते हैं मैंने ये चीज़ भी बताया, कैसे नहीं कि केवल हवाबाजी टाइप से हो रही है, नहीं। अब आपको कंटेंट ही समझ में आ गया। मेरे क्वेश्चन के साथ मेरा जो होता है फॉर्मूला कि भाई क्वेश्चन में ही क्या पूरा कंटेंट करवा दे। सिंधु जल समझौते में क्या ही पूछेगा अब आपको बताओ, नहीं पूछेगा ना कुछ भी। शिमला समझौते में क्या ही पूछेगा। फूले साहब की जो कोर फिलोसफी मैंने बता दी, बिम्स्टेक के अंदर बता दी, पूरा बता दिया। उसकी 22% पॉपुलेशन है, 1/4 ऑफ आपके जो आपके जो ट्रेड क्रॉस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने बता दी कि भाई 7 देश हैं, ये कंट्रीज हैं, और मैप जरूर बनाना है। आईआर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो मैप को जरूर मेंशन करना है आपको। कोई भी डायग्राम, इनोवेटिव डायग्राम हो, जैसे 7 देश लिखने हैं तो ऐसे नहीं सिंपल लिख दिया, छोटा सा डायग्राम बना के ऐसे बना दो कि भाई ये दक्षिण एशिया के 5 देश, दो देश आपके एक्ट जो आपके ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो गए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मैप डायग्राम ये मेंशन करने हैं, साइड में थोड़ा सा कॉर्नर बना के, बॉक्स बना के। ऐसे नहीं कि डायग्राम ऐसे बना दिया, हमेशा क्या है, जैसे ये बॉक्स बना के फिर इसको ऐसे मेंशन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मुझे भी पढ़ा के अच्छा लग रहा है। और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो जितने भी ह्यूमर्स हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ है, इनसे दूर रहो। भी 1 महीना है, आपको युद्ध देश को नहीं करना है, अब आपको युद्ध करना है। आपको युद्ध स्तर की तैयारी आपको खुद को करनी है। अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। और कोई भी चीज़ हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। कुछ भी आपको डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नंबर आपके सर के नंबर होंगे, ठीक है। आप स्टेट आरएस देखोगे तो ऐप पे वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आपको, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।